फ्री का है स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। तो स्याही की बूंद डालने के बाद क्या देखेंगे, पहले वो नीचे बैठेगा और शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, वो भी नीचे बैठेगा, लेकिन ऊपर ना एक दोनों के ऊपर एक हल्का सा लाइन टाइप का वो नजर आएगा, क्योंकि जब शहद डालेंगे तो ऊपर हल्का हल्का शहद तो लाइन की तरह दिखाई देगा ना। वैसे ही इंक जब डालेंगे तो ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे लड़ी टाइप का दिखाई देगा। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं। 1-2 दिन में फैल जाता है। क्रियाकलाप 1.5, एक गिलास गर्म पानी से और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें। अब क्या करना है, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट लेकर के रखना है, हिलाएं नहीं, हिलाना नहीं है। फिर देखना क्या होगा, ये भी क्या करेगा, गर्म पानी में जब लेंगे ना तो पूरे में फैलेगा, लेकिन गर्म पानी में बहुत जल्दी फैल जाएगा। क्रिस्टल के सतह पर बैठने दें, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें, तो जब नीचे डालेंगे तो अपने आप नीचे बैठेगा ही बैठेगा वो। ग्लास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, तो ठोस क्रिस्टल के ऊपर क्या नजर आएगा, वो जो बताया ना तुमको, वो जैसे घुलता है ना चीज़ तो ऊपर एक लड़ी टाइप का नजर आता है, वो दिखाई देगा एक लाइन टाइप का। समय बीतने पर क्या होता है, तो समय बीतने पर क्या होगा, वो नीचे जो बैठा हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ये कॉपर सल्फेट, वो धीरे धीरे पूरे में फैलना शुरू होगा। इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है। तो देखो क्या पता चलता है, शहद और जब हम स्याही डाले थे ना वो लिक्विड था, तो लिक्विड जो होता है वो बहुत जल्दी घुल जाता है, लेकिन जो ठोस होता है ना, मतलब कि जो सॉलिड होता है, कड़ा चीज़ होता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट, ये ना टाइम लगेगा ज़्यादा घुलने में। इसको ऐसे समझो ना, चीनी का दाना डालेंगे तो वो जल्दी घुल जाएगा, या फिर पानी में हम अगर दूध डालेंगे तो वो घुलेगा, तो दूध तुरंत घुल जाएगा। चीनी का जो कण है वो घुलने में टाइम लगेगा। वही बात यहाँ बता रहा है ठोस और द्रव में बहुत जल्दी घुल जाएगा, द्रव के अंदर ठोस टाइम लगता है घुलने में। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है। हाँ बिल्कुल बदलता है। मान लो कि अगर ठंडा पानी में हम चीनी घोलना हो और गर्म पानी में चीनी घोलना हो, तो ठंडे पानी में ना देर से घुलेगा और गर्म पानी में तुरंत घुल जाएगा। क्यों और कैसे, क्यों होता है और कैसे होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों और कैसे इसलिए होता है क्योंकि गर्म करने पे ना कण तेजी से गति करने लगता है। मान लो कि हमको ये लकड़ी काटना है तो हम हथौड़ी धीरे धीरे मारेंगे तो हल्का हल्का कटेगा, हम जोर से मारेंगे तो जल्दी जल्दी कट जाएगा। वैसे ही होता है, ठंडा पानी का कण जो होता है वो धीरे 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 हिल रहा होता है, और गर्म करने में वही कण ना बहुत तेज़ी से हिलने लगता है। तो चूंकि तेज़ी से हिलने लगता है तो वो जल्दी घोल देता है। तेज़ी से क्यों हिलता है, ये पहले भी वर्ड यूज किए हैं, फिर यूज कर रहे हैं, आगे आएगा फिर से। गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, गति करने का ताकत बढ़ जाता है। मान लो कि हर चीज़ का, मान लो एक बच्चा है खाना पीना खूब अच्छे से खा के आया है, तो उसके अंदर पूरा एनर्जी है, वो दौड़ेगा तो बहुत दूर तक दौड़ेगा ना। और एक बच्चा है जो बिल्कुल खा के नहीं आया है, थका मारा है, उसको दौड़ाएंगे तो दौड़ पाएगा, नहीं दौड़ पाएगा। क्यों नहीं दौड़ पा रहा है, क्योंकि एक के अंदर ऊर्जा है और दूसरे के अंदर ऊर्जा नहीं है। तो वैसे ही होता है गर्म करने पे ना, वो जो गर्म किया जाता है तो उसके अंदर ताकत आता है, एनर्जी आता है। उस एनर्जी के चलते क्या होता है, वो तेजी से हिलने लगता है। तो जिस एनर्जी से चीज़ तेजी से गति करता है उसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। अब आगे देखिए, उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी ऊपर जो तीनों बात हम पढ़े हैं उसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसमें भी हम यही चीज़ हो रहा है ना कि चीज़ घुल जा रहा है। हाँ, पहले वाले में 1.3 में 1.5 में हम चीज़ों को गर्म किए, तो गर्म करने में बहुत जल्दी हुआ। 1.4 में हम गर्म नहीं किए थे, बस ऐसे ही डाले थे, तो वो भी घुला था, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा था उसमें, लेकिन घुला जरूर था। और घुला क्यों, घुला इसलिए पहले तो जगह था, दूसरा इसलिए कि वो गति कर रहा है उसका कण। ये दोनों अभी हम लोग सीख चुके हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। हाँ ठीक है, यही बात पता चला। अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। समझा दिए गतिज ऊर्जा क्या होता है, ऐसा ताकत जो गति करने में हेल्प करता है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, बता दिए। इसलिए हम कह सकते हैं, गति मतलब वही उसका स्पीड, गति। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो जैसे तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, गति करने का जो ताकत है वो बढ़ जाता है गर्म करने से। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। अंतः मिश्रित मतलब आपस में मिल जाना, चीनी, नमक, ये नींबू सब आपस में मिल जा रहा है ना, इसे बोलते हैं अंतः मिश्रित होना, आपस में मिल जाना। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। समावेश मतलब एक दूसरे के अंदर चले जाने के कारण होता है, पहले समझा चुके हैं ये सब।
दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। विसरण क्या होता है? अगर दो चीज़ को रख देंगे और खुद से वो आपस में मिल जाएगा ना, उसको बोलेंगे विसरण। जैसे कि हम स्याही लिए थे और पानी के अंदर डाले थे तो खुद ब खुद पूरा स्याही पानी में मिल गया था ना, इसको बोलते हैं विसरण। या फिर चौक से बोर्ड पे जब लिखा जाता है और एक दिन छोड़ा जाता है तो खुद ब खुद ना चौक का जो कण है वो स्याही उसके अंदर बोर्ड के अंदर चला जाता है। या मार्कर से लिख के छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसके अंदर चला जाता है, तो वो खुद से ही चला जाता है। तो इसी वाली चीज़ को हम बोलते हैं विसरण। मान लो कि बहुत बार ऐसा हुआ होगा, बोर्ड पे सर लिख देते हैं और छोड़ देते हैं, तो 1 या 2 दिन के बाद क्या होता है, वो ना जल्दी मिटता नहीं है। क्यों नहीं मिट रहा है? क्योंकि वो जो मार्कर का कण है ना, लिक्विड वाला, वो बोर्ड के ठोस में ना उस खुद से अंदर चला गया। तो ये खुद से जो एक दूसरे में चीज़ मिल जाता है, इसको हम बोलते हैं विसरण। चाहे कोई भी चीज़ मिले। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, और विसरण के बारे में खास बात है। और कॉमन सेंस भी कहता है कि गर्म करने पे चीज़ जल्दी मिल जाएगा। तो पूछेगा बताओ गर्म करने पे क्या विसरण तेज हो जाता है, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ता है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से तेजी से कण गति करता है। जब तेजी से कण गति करेगा तो जल्दी मिल जाएगा। बहुत आसान है, इसी कॉन्सेप्ट। अब आगे पढ़ेंगे तीसरा वाला। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मान लो कि अगर हम ये लेंगे ना, ये कलम लेंगे या कुछ भी अपना हाथ ही ले लें, तो क्या होगा कि इसका एक कण दूसरे कण को ना खींचता होता है, खींच रहा होता है। ये तुम पानी के अंदर बहुत अच्छे से देखोगे। मान लो ये पानी का एक बूंद यहाँ पे रखो, एक बूंद यहाँ पे रखो, हल्का सा मिलाओगे ना तो उनको बिल्कुल सट जाएगा। तो ये सट क्यों रहा है? तो जैसे चुंबक आकर्षित करता है ना, वैसे पदार्थ का हर कण दूसरे कण को क्या करता है? आकर्षित कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, इसे पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल समझेंगे। क्रियाकलाप 1.6 देखो। इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। देखो 4 समूह बनाना है। मान लो तुम्हारे क्लास में 20 बच्चा है, तो 20 बच्चा में से 5-5 बच्चा का 4 समूह बनाएंगे। 5 बच्चा 10, 5 15, 5 20, 4 समूह बना लेंगे। और बना के क्या करेंगे? मानव श्रृंखला बनाना है। तो ये पांचों बच्चा जो एक ग्रुप में 5 बच्चा है, ये पांचों बच्चा ना एक दूसरे से सट करके पकड़ करके मानव श्रृंखला बनाएगा। मानव श्रृंखला मतलब इंसान का बना हुआ चैन। चैन समझते हो ना, एक के अंदर दूसरा में फंसा होता है, दूसरे के अंदर तीसरा फंसा होता है, तो ऐसा बनाना है। पहला समूह इद मिश्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले। ये बड़ा अजीब सा लगता है। ये क्या हुआ? ये कुछ नहीं हुआ। ये इद मिश्मी नर्तक मतलब इद मिश्मी एक तरीका है डांस करने का। तो जैसे ये डांस करता है ना, एक दूसरे को कमर से पीछे पकड़ करके, वैसे पकड़ लेना है। पकड़ करके क्या करना है, एक ठो मानव श्रृंखला बना लेना है। पहला हम ये करना है। पहला आदमी ऐसे करेगा। 5 आदमी, देखो यहाँ पे भी 5 ही आदमी है, तो 5 आदमी का अपना ग्रुप बना करके ऐसे कर लेगा। अब आगे देखो, दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाएगा। दूसरा क्या करेगा? एक दूसरे का हाथ पकड़ेगा ऐसे, फिर उसका ऐसे करके हाथ पकड़ के श्रृंखला बनाना है। अब चौथे समूह, अच्छा तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बनाएगा। ये तीसरा ग्रुप जो होगा ऐसे टच करेगा और टच करके श्रृंखला बनाएगा। और अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चौथा समूह मतलब चौथा जो ग्रुप है 5 आदमी का, उपरोक्त वर्णित मतलब ऊपर बताया गया तीनों मानव श्रृंखला, जो तीनों बनाए, कमर में पकड़ करके, एक ठो हाथ पकड़ करके, एक ठो उंगली में सटा करके, तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करेगा। तो ये क्या करेगा? जाके धक्का मारेगा। हाँ, इसी का काम सबसे अच्छा है। ये जाके धक्का मारेगा, धक्का मार मार के तोड़ने की कोशिश करेगा सबको ना। किस समूह को तोड़ना आसान था? तो ये उंगली वाला जो है उसको आसान है। और क्यों? क्योंकि इसके बीच ना ताकत बहुत कम लगा हुआ है। ये बहुत कम लगा हुआ है ना, और इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पकड़े हुआ है, थोड़ा ताकत लगाए हुआ है, और ये कमर वाला बहुत जोर से पकड़े हुआ है एक दूसरे को, तो इसको तोड़ना सबसे मुश्किल होगा। तो बोला क्यों तोड़ना मुश्किल है? क्योंकि ये बहुत जोर से पकड़े हुआ है, ये हाथ वाला थोड़ा सा ताकत ज़्यादा है इसमें, और ये वाला तो बिल्कुल कमज़ोर है ना। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने, तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? बल मतलब सबसे ज़्यादा ताकत से। तो सबसे ज़्यादा ताकत से कौन पकड़ा है? समूह एक जो है वो इद मिश्मी नर्तक वाला। क्रियाकलाप 1.7 करेंगे। अब बोल रहा है कि एक लोहे की कील, एक चौका टुकड़ा और एक रबर बैंड ले। 3 चीज़ हमको लेना है। लोहा का कील ले लेना है, काटी, कील मतलब काटी, एक चौक का टुकड़ा जिसे लिखते हैं ना, वो उसका टुकड़ा लेना है, और रबर बैंड लेना है। रबर बैंड मतलब वही रबर का वो बैंड होता है ना, वो रबर वाला, वो रबर जैसे खेलते हैं ना, डब्बा, मिठाई के डब्बा में जो लगाता है वो वाला। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो अब बताओ, ये मान लो लोहा का कील लेंगे और चौक लेंगे और ये रबर का टुकड़ा लेंगे, कौन ज़्यादा ताकत से पकड़े होगा? तो जाहिर सी बात है लोहा का जो कण होगा ना, मान लो लोहा का जो कण है, ये लोहा का काठी समझ लो इसको, तो इसका जो कण, जो छोटा छोटा कण है ना, वो सबसे ज़्यादा ताकत से एक दूसरे को पकड़े होगा।
और ये चौक होगा वो थोड़ा कम ताकत से पकड़े होगा, और रबर होगा वो भी कम ताकत से पकड़े होगा, लेकिन ताकत फिर भी होगा उसके अंदर। तो अभी जितना चीज़ बताया ना वो सब ठोस था, ठीक है। और अगर वही मान लो पानी का बात करेंगे, दूध का बात करेंगे, तो वो तो बिल्कुल बिल्कुल आसान है उसको तोड़ना, ऐसे उठाते तो उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? तो वही है, बहुत कम कम ताकत वाला, समझो ऐसे हाथ से पकड़े हुआ है। और जो हवा है ना, हवा इसको तो हम मुंह से फूकेंगे तो अलग हो जाएगा। मान लो कागज जलाएं, धुआं निकला, मुंह से फूकेंगे तो धुआं अलग अलग हो जा रहा है ना। तो अलग क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तो बहुत ही कम ताकत से एक दूसरे को पकड़े हुआ है, जैसे उंगली से सटा हुआ था वैसा। तो इसमें आगे बताएगा कि ठोस का जो कण होता है बहुत मजबूती से एक दूसरे कमर की, जैसे कमर के पीछे हाथ रख के पकड़ते हैं ना, वैसे होता है। जैसे कि लोहा काठी हो गया, या फिर लकड़ी हो गया, या पेन, ये पेन हो गया, ये ठोस है तो ये बहुत जोर से पकड़े होता है। वैसे ही अगर हम लेंगे पानी लेंगे, दूध लेंगे, शहद लेंगे, तो ये जो कण होगा ना वो थोड़ा बहुत कम ताकत होता है उसमें, हाथ से ऐसे उठाएंगे तो उठ जाएगा, है ना। और वो जो होता है गैस ना, जैसे कि धुआं हो गया, या फिर वो जो कुहासा वगैरह नजर आता है वो हो गया, ये सब बहुत कम ताकत से पकड़े होता है। तो मुंह से फूकेंगे ना तभी ये अलग अलग हो जाएगा। तो इसका कण के बीच का जो ताकत होता है जो, वो बहुत कम होता है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, क्रियाकलाप 1.8 में, एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। वही बात आ गया ना, उंगली से काटना है हमको पानी लेकर के, ऐसे ऐसे थाली मतलब प्लेट में लेके ऐसे ऐसे काटना है, तो क्या होगा? आराम से कटेगा। क्या जल की सतह कटती है? तो हाँ कटेगा, लेकिन फिर क्या होगा? सट जाएगा। मान लो इससे फेरेंगे उंगली तक कटा, लेकिन जैसे उंगली आगे बढ़ा ना तो क्या होगा? फिर से सट जाएगा। तो सट क्यों रहा है? कट क्यों रहा है? कट इसलिए रहा है क्योंकि ताकत बहुत कम ताकत से पकड़े हुआ है। और फिर सट क्यों जा रहा है? क्योंकि कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। हम पहले पढ़ लिए हैं, हम 3 बात पढ़े हैं ना नया में। पहले तो ये पढ़े थे कि कण बहुत छोटा, कण पदार्थ कण से बना होता है और ये बहुत छोटा होता है, ये तो पहले पढ़ लिए हैं। लेकिन अभी लाक्षणिक गुण में हम 3 बात पढ़े। पहला कि इसके बीच में जगह होता है कण के बीच में, दूसरा ये था कि वो हमेशा गतिशील होता है, गति करता रहता है कण, और तीसरा ये था कि एक दूसरे को खींचता है। ये तीसरा पढ़े थे। तो यही बात यहाँ पे बता रहा हूँ। उंगली से काटेंगे तो कटेगा क्यों? क्योंकि बल बहुत कम है तो टूट गया तुरंत। और फिर सट क्यों जा रहा है पानी? क्योंकि आकर्षण बल इसके अंदर होता है, तो एक दूसरे को फिर से वो पकड़ लेता है। न जल की सतह न कटने का क्या कारण है? तो न क्यों कट रहा है? न इसलिए कट रहा है क्योंकि उसका कण फिर से एक दूसरे को पकड़ ले रहा है, आकर्षित कर ले रहा है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कण के बीच एक बल कार्य करता है। ये बता, ताकत कार्य करता है ना, बल लग रहा है तब ना वो सट जा रहा है, और बल लग रहा है तब नहीं इसको मारते हैं जल्दी टूटता नहीं है। ये एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुआ है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। तो ये जो बल है ना कण के बीच का, वही इसको एक साथ रखता है। मान लो ये प्लास्टिक का ये जो पेन है, ये अलग अलग ऐसे रख रहे हैं तो अलग अलग नहीं हो रहा है। क्यों अलग अलग नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका जो कण है वो ताकत से एक दूसरे को पकड़े हुआ है। अगर ताकत से नहीं पकड़े होता तो जैसे मिट्टी का मान लो ऐसे कण गिराते हैं तो अलग अलग हो जाता है ना, वैसे ही अलग अलग हो जाता है। तो अलग अलग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका कण एक दूसरे को पकड़े हुआ है। पानी को काटने के बाद सट क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका कण एक दूसरे को खींच रहा है, ठीक है। जैसे इसमें पकड़ के बहुत तेज से खींच रहा है, बहुत मजबूत है, उसमें कमजोर है, लेकिन वो एक दूसरे को खींच रहा है। अब इसमें एक सवाल बनता है, तो सवाल जब बनेगा तो आगे जब पढ़ाएंगे ना क्लास में तब बताएंगे। बहुत सारा सवाल बनता है इस सबके बीच में। यह बल कणों को एक साथ रखता है। तो यही बल है जो किसी चीज़ को बना के रखता है। ये मेरा हाथ ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि मेरा हाथ का जो कण है ना वो एक दूसरे को पकड़े हुआ है। अगर नहीं पकड़े होता ताकत से तो वो बिल्कुल अलग अलग हो जाता। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। सामर्थ्य मतलब ताकत, है ना। ये जो बल लग रहा है, ये ताकत लग रहा है, इस ताकत का भी जो ताकत है अलग अलग होता है। मान लो इसके कण का बीच का जो बल लग रहा है वो अलग ताकत से एक दूसरे को पकड़े हुआ है ना। लोहा का अगर लेंगे तो उसका अलग तरह से पकड़े होगा। इसी को अगर हम मान लो मूली गाजर काटेंगे या बना देंगे इस टाइप का पेन, तो उसका तुरंत टूट जाता है। तो उसमें जो बल लग रहा है वो कम लग रहा है। तो ये बता रहा है कि अलग अलग चीज़ का जो बल होता है वो अलग अलग होता है। कागज़ का बल कम है, अगर फाड़ेंगे तो तुरंत फट जा रहा है ना। क्यों फट जा रहा है? क्योंकि इसका जो कण है वो बहुत तेज जोर से पकड़े हुआ नहीं है। सवाल है, अभी सवाल छोड़ रहे हैं, सवाल करेंगे नेक्स्ट बार में, लास्ट में, सबसे लास्ट में करेंगे नोट पढ़ने के बाद। पदार्थ की अवस्थाएं देखो ना। पदार्थ की अवस्था मतलब पदार्थ किस तरह से होता है, कैसा होता है, कैसे रहता है। कण के बारे में पढ़ लिए ना, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। कण की जस्ट बात, कण मिलके पदार्थ ही बना रहा है ना। ये पेन मेरे हाथ में पदार्थ ही है ना, ये कागज पदार्थ ही है ना। ये होता कैसा है? अपने आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के हैं? तो बहुत तरह के नजर आते हैं हमको। पदार्थ बहुत तरह का नजर आता है। मिट्टी, बालू, लोहा, ये जितना है सब पदार्थ है। हम लोग भी पदार्थ हैं, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब पदार्थ है। आसमान, हवा, आग, ये सब पदार्थ है। पदार्थ पहले हम पढ़ लिए ना, वही सब चीज़ पदार्थ है। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होता है, लेकिन ये सारा जो पदार्थ है वो मेरे लिए 3 तरह का ही होता है। तुम दुनिया में कोई भी चीज़ ले लो, तुमको 3 ही तरह का मिलेगा। या तो वो कड़ा होगा जैसे कि लकड़ी, या तो वो पानी की तरह लिक्विड होगा जैसे कि कोई भी चीज़, पानी, दूध, तेल, तुम्हारा घी भी जो भी है ये सब, या फिर वो गैस की तरह होगा, हवा की तरह, जैसे कि धुआं निकलता है वो, कोहरा होता है वो, या फिर वो जो स्प्रे वगैरह मारते हैं वो, ये सब हो जाएगा। 3 ही अवस्था हो सकता है, 3 ही चीज़ हमको नज़र आता है अपने आसपास। पदार्थ की ये अवस्थाएं, हालांकि अभी 5 हो गया है तो, लेकिन हम नॉर्मली हमको यही 3 नज़र आता है।
पदार्थ की अवस्था है उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। तो ये पदार्थ जो अलग अलग होता है तो वो कण के चलते ही होता है। अभी हमको सबसे शुरुआत में कण ही बताया है ना, कण के चलते ही कोई पदार्थ, एक चीज़ का पदार्थ दूसरे पदार्थ से अलग होता है। ये पेन जो है इसका ये जो भी बनावट है इसका, ये गर्म करेंगे तो पिघलेगा या फिर तोड़ेंगे तो टूटेगा थोड़ा ताकत लगा करके या लमड़ेगा। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका कण ऐसा है। लोहा का जो चीज़ होता है वो इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि उसका कण वैसा है। तो कोई भी पदार्थ जो जिस तरह का भी है, जो भी उसके अंदर खूबी है, तो उसे कण के चलते होता है। मतलब जिस चीज़ से वो बना होता है उसके चलते होता है। बात समझ में आया? ये बता दिया। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब डिटेल से पढ़ने वाले हैं तीनों को। ठोस को भी डिटेल पढ़ेंगे, द्रव को पढ़ेंगे, फिर गैस को पढ़ेंगे। ठोस की अवस्था, क्रियाकलाप 1.9। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित कीजिए, मतलब जमा कीजिए। पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़ी, लकड़ी की छड़। तो ले लेंगे आराम से हम लकड़ी का छड़ मतलब वही लकड़ी का छड़ी। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। तो जैसा सामान है ना, पेंसिल घुमा करके इसका रेखा चित्र बनाओ, मतलब रेखा से, लाइन से चित्र बना लो, आराम से बन जाएगा। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? हाँ, जो भी हम ठोस लेंगे ना, पेन, किताब, सुई, लकड़ी का छड़, ये सब ना ठोस है। तो ठोस सामान का जैसा बनावट है वैसा ही रहता है। ये नहीं कि ये पेन लंबा है थोड़ा देर में गोल हो जाएगा। जैसे पानी है, ऐसे कर दो लंबा हो जाए, सटा दो गोल हो जाए। हवा है, वो सब कोई आकृति नहीं होता है, लंबा चौड़ा ऊंचा कुछ होता ही नहीं है। वो जिस तरह का भी डब्बा लोगे उसमें भर जाएगा पूरा, है ना। लेकिन ठोस का अपना बनावट होता है। तो बोल रहा है क्या इसका निश्चित आकार होगा? हाँ, बनावट इसका बिल्कुल निश्चित होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। स्पष्ट सीमा होगा? हाँ, लास्ट में सबका सीमा है ना, यहाँ पे नोखी है, यहाँ पे मुड़ा हुआ है, यहाँ पे सीधा है, तो जैसा सीमा है वो स्पष्ट रहेगा। स्थिर आयतन है? हाँ, जितना पेन है वैसे ही उतना ही है। ये पेन इतना है, ये थोड़ी कि थोड़ा फैल के इतना हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसका आयतन जितना उतना ही रहेगा। ये अभी छोटा बड़ा होने वाला, ये नहीं पेन इतना बड़ा है और छोटा हो जाए फिर फैल के बड़ा हो। जैसा गैस होता है ना, गैस वो छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, सब हो जाता है। लिक्विड छोटा बड़ा नहीं होता, उसका आयतन फिक्स होता है। इसका भी आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ये 3 बात आपको बताया। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? तो जल्दी ये अपना आकार बदलेगा नहीं। गिरा दो, हथौड़ा मारो तो जल्दी बदलेगा नहीं। हथौड़ा जोर से मारोगे तो बदल ही जाएगा, लेकिन जल्दी नहीं बदलेगा। क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? क्या एक दूसरे में मिल जाता है? ये मान लो कि हम किताब लेंगे, ये पेन लेंगे, रख देंगे साथ में, तो क्या एक दूसरे के पेन किताब के अंदर घुस जाएगा? मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर बहुत जोर से पकड़ के बांधते हैं ना, तो हल्का सा परत एक दूसरे में मिल जाता है, वो देखना पुराना चीज़ में, लेकिन ऐसे मिलेगा नहीं, जल्दी विसरण इसका नहीं होगा। ठोस का विसरण बहुत मुश्किल है ना। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। संपीड़ित मतलब दबाने की कोशिश करो, तो बल लगाने पे दबेगा नहीं, जल्दी नहीं दबेगा, ठीक है, मतलब नहीं दबेगा। बहुत ताकत लगाएंगे तो टूटेगा जरूर, लेकिन जल्दी दबेगा। ये दब रहा है, नहीं दब रहा है ना। लेकिन पानी को अगर दबाएंगे तो पानी भी नहीं दबता है, बहुत ना के बराबर दबता है। लेकिन गैस जो होता है ना, गैस दबता है वो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी आएगा, सिरिंज लेके हवा को दाबते हैं ना, तो वो दब जाता है। अभी आएगा तो बताएंगे। बल लगाकर इनको संपीड़ित हो गया। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। ऊपर जितना भी चीज़ है सब ठोस है। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। मतलब बता दिए तुमको, निश्चित आकार होता है, जैसा है बनावट वैसा ही रहेगा। स्पष्ट सीमा होता है, तो स्पष्ट सीमा मतलब कहाँ पे कैसा है, गोल है, चरकुट है, जो भी है वैसा ही रहेगा। और आयतन स्थिर आयतन होता है, मतलब कि ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। तो ये आयतन इसका निश्चित क्यों है? क्योंकि ये दबता नहीं है। अगर ये दब जाता ना, या तो ये जरूर इसका आयतन हम छोटा कर सकते थे। तो ये नगण्य संपीड़ितता मतलब न के बराबर ये दबता है, इसलिए इसका आयतन निश्चित है। अगर ये दब जाता तो ये छोटा हो जाता। बाह्य बल लगाने पर, मतलब बाहर से ताकत लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। मतलब इसका जो आकार होता है वैसा ही रहता है, ये जल्दी बदलता नहीं है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। टूट जाता है लेकिन जल्दी इसका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। तो ये इसी को बोलते हैं दृढ़। बोलते हैं ना, बड़ा दृढ़ आदमी है, जल्दी टूटता नहीं है। तो वैसे ही है, दृढ़ किसको कहते हैं? जो अपना आकार जल्दी बदलता नहीं है, टूटेगा लेकिन बदलेगा नहीं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब नीचे वाले पे सोचना है। ये बात तो बता दिया ठोस के बारे में, लेकिन हर चीज़ का कुछ एक्सेप्शन होता है या कुछ डाउट होता है ना, तो वैसा कुछ बताने वाला है। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्यों पूछ रहा है? क्योंकि रबर बैंड तो खींचते हैं तो लमड़ जाता है, आकृति बदल ले रहा है ना वो अपना। तो ये आकृति बदल रहा है, तो बोल रहा है कि ये तो बदल रहा है, तो क्या ठोस होगा? हाँ, ये ठोस होगा। क्यों होगा? आगे बताएगा। क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? हाँ बिल्कुल। क्या ये ठोस है? हाँ, फिर भी ठोस है। कैसे? जवाब नीचे है। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तन के आकार ले लेते हैं।
क्या ये ठोस है? मतलब चीनी को मान लो कि हम गोल डब्बा लेंगे, चीनी को डालेंगे तो गोल हो जाएगा। हम ना लंबा टुकड़ा लेंगे किसी चीज़ का, डब्बा लंबा लेंगे ऐसा चरखुट, चीनी डालेंगे ना, बंद करेंगे तो वो चरखुट टाइप का नजर आएगा। तो जिस तरह के डब्बा में हम चीनी को डालते हैं ना वैसा ही नजर आता है। तो यहाँ पे तो ये आकृति बदल ले रहा है, तो आकृति बदल ले रहा है तो ये ठोस होगा। हाँ ये ठोस होगा। क्यों होगा अभी आगे नीचे आने वाला है, इसलिए नहीं बता रहे हैं, टाइम खराब होगा। स्पंज क्या है? स्पंज वो जो नहीं दबता है, फोम वो गद्दा उद्दा के अंदर जो लगा होता है। स्पंज क्या है? तो स्पंज पता है क्या होता है? गद्दा वगैरह में लगा होता है। या ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न स्वभाव है। तो ये तो ठोस है ना, फिर भी ये दब जाता है। ये तो दब रहा है। अभी तो हम पढ़े कि ठोस दबता नहीं है, लेकिन ये तो दब जा रहा है। तो दब जा रहा है, क्या ठोस होगा? हाँ ये भी ठोस होगा। क्यों होगा? देखो एक एक करके जवाब। ये सभी ठोस हैं क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर, बाहर से जब हम ताकत लगाते हैं, रबर बैंड का आकार बदलता है, तो वो बदल जाता है, लमड़ जाता है, और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। लेकिन जैसे ताकत हटाते हैं फिर से आ जा रहा है। तो आ क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका जो आकार था वो अपना बनाए रख रहा है। तो खराब तो नहीं कर रहा उसको ना, खुद से तो नहीं बदल रहा है। ताकत लगा रहे तब बदल रहा है, फिर वापस आ जा रहा है। तो चूंकि ये खुद से नहीं बदलता है अपना आकार, तो इसको हम बोलेंगे कि इसका आकार निश्चित है। वो हम ताकत लगा रहे हैं इसलिए हम वो बदल रहा है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है, यानी ताकत ज़्यादा लगाएं तो टूट जाएगा। सिंपल बात है। तो ये ठोस है का रबर? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि ताकत लगाने पे वो अपना आकृति बदल रहा है, ऐसे बदल नहीं रहा है ना। फिर बोल रहा है चीनी के बारे में, इसका दलील दे रहा है कि क्या दलील है कि ये चीनी और नमक जो है वो आपका ठोस है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। चीनी का जो दाना है वो नहीं बदल रहा है। वो चीनी एक साथ जब डाल रहे हैं तब ऐसा हो रहा है। मान लो ईटा ही लेंगे, ईटा को अगर लेके बड़ा सा गोल रूम बना देंगे, सब ईटा को ना गोल रूम को ईटा से भर देंगे, तो ईटा भी हमको गोल लगने लगेगा पूरा। तो चूंकि पूरा बड़ा सा रूम है उसके चलते ईटा गोल नजर आ रहा है, लेकिन असल में तो ईटा का टुकड़ा जैसा है, चरखुट वैसा ही रह रहा है ना। तो ईटा का टुकड़ा तो मेरा वो आकृति तो नहीं बदल रहा है। वैसे चीनी होता है, चीनी का जो छोटा टुकड़ा है वो तो जिस तरह का है वैसा ही है, वो तो अपना आकृति नहीं बदल रहा है। ये जो बदल रहा है तो बर्तन की वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका जो एक जो कण होता है वो तो नहीं बदलता है। तो यही बात यहाँ बता रहा है कि उसका जो एक कण होता है वो अपना आकृति नहीं बदलता है, इसलिए ये भी ठोस है। अब स्पंज की बारी। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें वायु का समावेश होता है। समावेश मतलब वायु उसमें घुसा होता है, छोटा छोटा छेद होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकल जाते हैं। जब दबाते हैं तो वायु निकल जाता है। साथ में ये भी होता है कि स्पंज का जो मटेरियल होता है वो लचीला होता है। देखो जैसे बहुत सारा प्लास्टिक होता है मुड़ने वाला होता है ना, वैसे ही वो मुड़ने वाला होता है, लचीला होता है। उसके अंदर गैस होता है, तो जब दबाते हैं तो क्या होता है, गैस निकलता है, वो दब जाता है, जिससे इसका संपीड़न संभव, इसलिए वो दब जा रहा है। अगर वो लचीला ना होता और हवा उसके अंदर नहीं होता तो वो भी दबने वाला नहीं था। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो तुम्हारा है वो भी ठोस है। क्यों? कि उसमें भी जब हम ताकत लगा रहे हैं तब जाके वो आकृति बदल रही है। जैसे पानी लोगे, पानी तुम ऐसे लुढ़काओ इधर लुढ़केगा, इधर लुढ़काओ उधर लुढ़केगा। वैसे स्पंज तो नहीं है ना कि तुम ऐसे करोगे तो उधर बस जाएगा, इधर करोगे तो इधर बस जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो रहा, इसलिए ये ठोस है। अब पढ़ेंगे हम द्रवावस्था के बारे में। ठोस के बारे में पूरा पढ़ लिए कि उसका वो आकृति निश्चित होता है, उसका आकार निश्चित होता है, उसमें संपीड़न वगैरह नहीं होता है, ये सब पढ़ लिए। अब द्रव के बारे में पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 1.10। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, मतलब जमा करना है। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय मतलब ठंडा पीने का चीज़, वो जो होता है ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, थम्स अप और वो फैंटा, ये सब। विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला। अच्छा अब क्या करना है, विभिन्न आकार के बर्तन लेना है, ठीक है ना। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से। मापक सिलेंडर क्या होता है, ऐसा सिलेंडर टाइप का होता है, गोल, ऐसे गोल टाइप का, उसमें चीज़ों को हम रख के नाप सकते हैं। जैसे वो दवाई वगैरह पीते हैं ना ठेपी में, तो उसमें 5 ml 10 ml लिखा होता है ना, वैसा ही होता है इस मापक सिलेंडर, जिसमें हम जब चीज़ों को डालेंगे तो वो पता चलेगा कि कितना है। वो सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा दे। ये जो बर्तन हम लिए हैं, इस बर्तन में ना 50 ml पे हम निशान लगाएंगे। 50 ml कितना होगा, थोड़ा सा होगा। वो जो इतना बड़ा ढक्कन होता है ना, उसमें इतना सा, मतलब इतना ऊंचाई तक 5 ml होता है, फिर 10 ml, फिर 15 ml, तो इतना के आसपास हमको लेना है, इतना ऊंचा लगभग और इतना चौड़ा, ठीक है। 50 ml हो जाएगा उतना। 50 ml मापक विभिन्न बर्तन में क्रमशः एक एक करके डालें। तो अलग अलग तरह बर्तन लेना है और 50 ml ये जो भी हम ऊपर लिए हैं ना, तेल, दूध, जूस, ये सब डालना है। मान लो कि 50 ml हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे, फिर 50 ml खाना पकाने का जो तेल है वो डाल देंगे, फिर 50 ml दूध डाल देंगे। अलग अलग बर्तन में ले लेना है। मापक विभिन्न बर्तनों को ले लेंगे, ठीक। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? तो अगर हम 50 ml लेंगे तो दूसरे में ढालेंगे तो क्या वो 50 ml ही रहेगा कि घट बढ़ जाएगा? तो 50 ml ही रहेगा। बताना ये चाह रहा है कि वो बढ़ेगा घटेगा नहीं, मतलब जितना हम सामान लेते हैं वो उतना ही रहता है, बढ़ता घटता नहीं है।
प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है बोला क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? हाँ बिल्कुल एक समान रहता है। अब तुम बोलोगे या सोचने में इसलिए सोच सकता है आदमी, नहीं सर वो ढक्कन में तो थोड़ा बहुत सट जाएगा, तो उसको मान के नहीं चल रहा है कि ढक्कन में सट रहा है, वो ये मान रहा है कि ढक्कन नहीं सट रहा है। आपको 50 ml लेना है, फिर उसको दूसरे में ढाल के देखना है तो क्या वो उतना ही रहेगा? तो हाँ बिल्कुल। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? क्या वो एक से दूसरे में जब ढालेंगे तो बह जाता है? हाँ बिल्कुल बहता है। ये तो बहुत बड़ा गुण है ना द्रव का कि वो बहता है। परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं है। आकार निश्चित क्यों नहीं है? कि जिस तरह के बर्तन में हम डालेंगे ना वैसा ही हो जाएगा। अगर हम सिलेंडर की तरह लिए हैं ना, सिलेंडर को समझते हो ना, जो बोतल जिस तरह का होता है वैसा वैसा हो जाएगा। अगर उसको हम क्या करेंगे, प्लेट में लेंगे तो प्लेट कैसा हो जाएगा। अगर डब्बा के जैसा किसी चीज़ में हम डालेंगे तो डब्बा की तरह हो जाएगा। तो उसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित का मतलब अगर हम 50 ml लिए थे तो 50 ml ही रहेगा, वो नहीं कि 50 ml अगर गोल वाले में डालेंगे तो 40 हो जाएगा और लंबे वाले में डालेंगे तो 60 हो जाएगा। ऐसा नहीं है। 50 ml अगर लोगे कोई चीज़ तो जितना 50 ml था, जितना मात्रा था उसका उतना ही मात्रा रहेगा, वो बढ़ेगा या घटेगा नहीं। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। ये बता दिए। द्रव में बहाव होता है, बहाव मतलब वो बहता है, तो बिल्कुल हम नॉर्मल जानते हैं कोई भी चीज़ बहता है, जो द्रव होता है वो बहता है आसानी से। इनका आकार बदलता है, हाँ आकार बदल जाता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं है लेकिन तरल है। तो ये ठोस दृढ़ था और द्रव क्या होता है? तरल होता है। अगर कुछ पूछ दे बताओ द्रव जो होता है वो ठोस होता है कि तरल, तो बोलेंगे तरल। तरल मतलब बहने वाला। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में, मतलब ये दोनों को देखने में, ये जो हम देखेंगे तब इसके संदर्भ मतलब इसके हिसाब से में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है। ठोस और द्रव दोनों द्रव में मिलता है। ठोस मतलब जैसे चीनी था ठोस, वो लिक्विड, जैसे पानी था द्रव तो वो उसमें घुल गया। अच्छा, द्रव एक द्रव दूसरे द्रव में घुलता है। जैसे कि मान लो दूध लेंगे, वो द्रव है, अब पानी द्रव है, तो दूध जो एक द्रव है जब उसको दूसरे द्रव में डालेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो यही बात बता रहा है, ठोस और द्रव दोनों द्रव में खुद ब खुद घुल जाता है। वातावरण की, मान लो कि हम चीनी लेके डालेंगे तो वो भी धीरे धीरे खुल जाएगा। देख करके देखना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन खुल जाएगा। और वो इंक वाला तो हम देख ही लिए हैं कि खुल जाता है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। अच्छा, ठोस द्रव तो घुलता ही घुलता है, वातावरण का गैस भी ना द्रव में घुलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं घुलता ना तो पानी में जितना भी चीज़ रहता है वो कोई भी जिंदा नहीं रहता। मछली सांस लेता है, और अगर हवा में का पानी अगर पानी के अंदर नहीं घुलता तो कभी भी वो सांस नहीं ले पाता। सोचने में थोड़ा अजीब लगता है कि यार पानी में हवा कैसे घुलेगा। मान लो हम लोग खाली डब्बा लेते हैं और जब बोतल में अंदर डालते हैं तो बुलबुला तो ऊपर निकल जाता है ना, तो हम लोग दाबते हैं तब भी अंदर बोतल नहीं घुसता। मान लो खाली डब्बा लेके दाबेंगे, उसमें गैस रहता है तो अंदर नहीं घुसता है, और जैसे उलट देंगे तो गैस ऊपर की तरफ निकल जाता है ना। तो सोचने में ऐसा लगता है कि गैस ना पानी में घुलता नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पानी में वो घुलता है, और नहीं घुलता ना तो कभी भी वो नीचे का जो ये होता है पेड़ पौधा होता है वो कभी जिंदा नहीं रहता। जानवर को, जैसे मछली है, उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है तो ऑक्सीजन ही मिलता है, और पानी के अंदर जो होता है ना पौधा वगैरह, उसको ना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो भी घुलता है। ये गैसीय विशेषता ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य हैं। मतलब कि अनिवार्य है, चाहिए ही चाहिए, बिना से काम नहीं चलने वाला है, तो घुलता है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह मतलब जिंदगी गुजारने के लिए श्वास लेते हैं। श्वास मतलब सांस लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं, बता दिए। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। मतलब कि ठोस द्रव तो पहले पढ़ लिए थे, अभी गैस के बारे में भी हम पढ़ लिए कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के बिना जो भी चीज़ पानी में वो जिंदा ही नहीं रह सकता। मतलब वो जाता है तभी वो जिंदा है। न ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, लेकिन ठोस जल्दी जल्दी आपस नहीं मिलेगा, लेकिन द्रव जल्दी से मिल जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसमें ज़्यादा गति करता है। ये कण तो गति कर रहा है, लेकिन जहाँ पे जो कण है वहीं पे हिल रहा है सिर्फ। लेकिन जब पानी लेंगे ना तो पानी जहाँ पे वहाँ गति नहीं कर रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पूरे में घुलता है। तब ना इंक पूरे में फैल गया था। तो पानी का कण यानी द्रव का कण जो होता है, पानी लो चाहे दूध लो चाहे इंक लो, वो पूरे में घूमता है धीरे 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 धीरे। अगर गाढ़ा होगा तो धीरे धीरे घूमेगा, और अगर पतला होगा तो तेजी से घूमेगा। और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है और जगह भी ज़्यादा होता है। ठोस बहुत नज़दीक नज़दीक एकदम पैक होता है, नज़दीक सट सट के, और द्रव जो होता है थोड़ा दूर दूर होता है, जगह भी ज़्यादा होता है, जल्दी जल्दी वो आराम से निकल जाएगा एक दूसरे से होते हुए। तो दोनों रीजन है कि द्रव में ना विसरण जल्दी होता है। अगर कोई पूछते बताओ द्रव में विसरण जल्दी क्यों होता है, ठोस में जल्दी क्यों नहीं होता था, दो वजह है। एक ये कि द्रव का कण फ्री होके कहीं भी जा सकता है, दूसरा ये कि उसके बीच में जगह होता है जिसे वो जाता है। और ठोस का कण एक ही जगह पे हिलता रहता है क्योंकि वो बहुत नज़दीक नज़दीक होता है और उसके बीच में जगह होता नहीं है जाने के लिए उतना।
अब बोला गैसीय अवस्था के बारे में। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर, अब गैस के बारे में पढ़ेंगे, द्रव के बारे में पढ़ लिए कि इसका आयतन कितना कैसा होता है, निश्चित होता है। अगर 50 ml था तो 85 ml था, लेकिन आकार बदल जाता है और ये तरल होता है, बह जाता है, ये हम पढ़ लिए। अब वो ठोस के बारे में पढ़े थे कि उसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है और ये दृढ़ होता है, बहता बहता नहीं है। जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसका आकार ले लेगा द्रव, लेकिन ठोस नहीं लेगा। अब गैस के बारे में पढ़ेंगे कि गैस कैसा होता है। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है? हाँ, देखें है ना, एक ही सिलेंडर रहता है और बहुत सारा भरता है। और अपने घर पे देखते हैं ना एलपीजी जो लगा होता है, तो एक ही सिलेंडर से एक 15 दिन 20 दिन महीना भर खाना बनता रहता है ना। उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है, पता लगाना है। बहुत सारा भरेगा ना, बहुत सारा, 100 से ज़्यादा भरेगा। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो इसमें कोई कोई हाइड्रोजन रखता है, कोई कोई हीलियम रखता है, लेकिन हाइड्रोजन रखना थोड़ा खतरनाक होता है क्योंकि वो जलता है ना तो आग लग जाता है उससे, और आवाज़ के साथ जलता है, इसलिए हाइड्रोजन नहीं रखता है, हीलियम वगैरह रखता है आमतौर पे। क्रियाकलाप 1.11 फिर क्रियाकलाप करके कुछ समझेंगे हम। क्या समझेंगे? यही कि गैस का आकार निश्चित है कि नहीं, आयतन निश्चित है कि नहीं, ये तरल है मतलब बहता है कि नहीं बहता है, ये जानेंगे। 100 ml की 3 सिरिंज लें, 3 सिरिंज लेना है, 3 ठो सिरिंज जिससे सुई देते हैं, उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें। सिरा मतलब ये वाला जो इसका हिस्सा है जहाँ से निकलता है चीज़, वहाँ को बंद कर देना है। कॉर्क मतलब ये जो ढक्कन होता है ना, ठेपी, इसका प्लास्टिक, रबर का, प्लास्टिक का, उसको कहते हैं, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंज के पिस्टन को हटा दें, इस वाले को पहले निकाल लेना है बाहर। पहली सिरिंज में हवा रहने दें। अब इसमें पहला जब निकालेंगे तो अपने आप हवा भर गया, तो उसको रहने देना है। दूसरे में जल और तीसरे में चौक के टुकड़े भर दें। दूसरा वाले में पानी डाल देना है, तीसरे वाले में चौक का छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है मतलब वो डाल देना है। छोटा छोटा टुकड़ा का मतलब वो बुकनी जो होता है। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगा दें। अब जब रख दिया तो फिर पिस्टन को लेके इसमें लगा देना है। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें, और इसमें वैसलीन लगाना है। क्यों लगाना है? ताकि आसानी से पिछल पाए, ठीक है, वैसलीन से आसानी से पिछलेगा, नहीं तो जल्दी वो दबेगा नहीं। अब पिस्टन को एक तो दबेगा नहीं, दूसरा क्या है कि वो जो वैसलीन लगाएंगे ना तो इसके अंदर जो हवा है वो जल्दी निकल भी नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वैसलीन नहीं लगा तो हल्का फुल्का जगह रहता है तो निकल जाता है, तो वो जब वैसलीन लगाएंगे तो जाम कर देगा ना, तो हवा निकलेगा भी नहीं ऊपर की तरफ। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर, पिस्टन को सिरिंज में डाल दिए और संपीड़ित मतलब अब दबाएंगे उसको, ऐसे करके क्या करेंगे, संपीड़ित करेंगे, दबाएंगे उसको, क्योंकि हाथ से हवा तो दबेगा नहीं, पानी तो दबेगा नहीं, लेकिन जब सिरिंज के अंदर रखेंगे तब तो दबाएंगे तो दब सकता है ना। चलो, आपने क्या देखा, हम क्या देखेंगे, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? तो हवा वाला में वो दब जाएगा, पानी वाले में नहीं दबेगा, और चौक वाले में भी नहीं दबेगा। या पानी वाले में हल्का फुल्का दब सकता है, बिल्कुल ना के बराबर, पता नहीं चलेगा कि दबा कि नहीं। अपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? यही अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ भाई वो जो गैस होता है उसका आयतन निश्चित होता नहीं है। शुरुआत में लिए थे, मान लो 50 ml तक था, कितना था, 50 ml पे निशान था, 50 ml गैस था इसमें। जैसे दाबे दब करके कितना आ गया, 20 पे आ गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसका आयतन घट गया ना, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर पानी 50 ml है तो 50 ml पे ही है, वो घटा नहीं है। अगर ये भी 50 ml पे था चौक तो 50 ml पे ही रहेगा। ml का मतलब समझना जगह, हमेशा याद रखना, ml का मतलब ना जगह होता है, ठीक है, 2 किलो 4 किलो नहीं होता है, वजन नहीं होता, वजन अलग होता है और आयतन अलग होता है। आयतन का मतलब कितना जगह छेक रहा है, और वजन का मतलब होता है उसके अंदर कितना मास है, मटेरियल है, जैसे समझाएंगे आगे। देखो आगे, आप पिस्टन को रेंज में संपीड़ित करने की कोशिश करें। हो गया ये, आपने क्या देखा? तो क्या देखेंगे बता दिए। हमने देखा कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैस की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। हमने घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। देखो, घर में जो एलपीजी यूज करते हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या होता है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ये गैस होता है, ये गैस को जब बहुत ज़्यादा ठंडा करके दबाते हैं ना तो गैस ना लिक्विड बन जाता है। अजीब बात है, मान लो इतना तो मेरे आसपास जितना हवा है इसको हम पकड़ लेंगे, बहुत ठंडा करेंगे, और जब इसको दबाएंगे ना सिरिंज के जैसा कोई चीज़ में रख करके, ये गैस ना लिक्विड की तरह हो जाएगा। तो वैसे ही पेट्रोलियम गैस जो होता है उसको जब दबाया जाता है तो लिक्विड बदल जाता है। देखे होगे, खाना जब बनाते हैं सिलेंडर का से हिलाना तो लेकिन लगेगा पानी भरा हुआ है, तो पानी के जैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उस गैस को ना ठंडा करके दबाया गया है, तो वो द्रवीकृत हो गया, मतलब द्रव में लिक्विड की तरह हो गया, पानी की तरह हो गया है। और सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर में वैसे ही होता है, वो लिक्विड की तरह होता है ऑक्सीजन, ठीक है। अब आगे देखो, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। अब ये देखो सीएनजी है,
कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, ये लिक्विफाइड नहीं है, ये कॉम्प्रेस्ड है, मतलब ये दबाया गया है, लिक्विड में बदला हुआ नहीं है। वो जब हिलाओगे तो तुमको पानी की तरह वो लगेगा नहीं, तो वो CNG है, नेचुरल कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, मतलब दबाया हुआ नेचुरल गैस। और ये क्या है, लिक्विड में बदला हुआ नेचुरल गैस। ठीक है, दोनों में फर्क है थोड़ा सा। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण, संपीड़ितता मतलब बहुत ज़्यादा दबने के कारण, गैस के अत्यधिक आयतन को, मतलब बहुत ज़्यादा जगह को, बहुत ज़्यादा आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, वो जो सिलेंडर तुमको नज़र आता है छोटा सा, उसमें बहुत, मान लो कि जैसे सिलेंडर खोलोगे अगर, तो कितना दूर में गैस फैल जाएगा ना, बहुत दूर में, एक पूरे मोहल्ला में फैल जाएगा। तो पूरे मोहल्ला का गैस को पकड़ करके ना एक सिलेंडर में समझो ला के रख दिया है, एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। और इसको हम जब एक छोटे जगह में ले आएंगे तो भेजेंगे ना, हमारे पूरे मोहल्ला कितना गैस को लाने में कितना जगह चाहिए, बहुत बड़ा जगह है ना, वो कैसे लाएंगे, ले जाएंगे। लेकिन उसको सिलेंडर में अगर रख दिए तो आसानी से ला सकते हैं ना। हमारी नाक तक पहुँचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही, मतलब हमारे पास नाक में जो गंध पहुंचता है ना, उसको सूंघ करके ही हम आसानी से पता कर सकते हैं कि वो खाना कौन सा पक रहा है ना, यही बता रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है, तो ये जो गंध हम तक आ रहा है, बाहर ही हम हैं, पता चल जा रहा है कि अंदर क्या बन रहा है, तो कैसे पता चल रहा है, वो उसके गंध से पता चल रहा है। और गंध से कैसे पता चल जा रहा है, तो पहले ही बताए हैं, जब खाना बनता है तो उसके अंदर जो भी ये होता है ना, क्या कहते हैं उसको, कण होता है, वो तेज़ से गति करने लगता है और दूर तक चला जाता है गति करके। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं, ठीक है, और रसोई से फैलकर, रसोई मतलब जहाँ खाना पकाते हैं, हम तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं, तो जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उतना दूर जाएगा वो। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षण में पहुँच जाता है। कुछ ही क्षण मतलब कुछ ही देर में, जैसे ढक्कन खुला तुरंत खुशबू पहुँच गया। इसकी तुलना ठोस और एवं द्रव के विसरण से करें। अब यहाँ पे फिर क्या बता रहा है कि जैसे ढक्कन खुलता है तो खुशबू हमारे तक पहुँचता है, या ढक्कन बंद भी रहता है तब भी पहुँचता रहता है, तो ये तुरंत पहुँचता है। तुरंत क्यों पहुँच रहा है, क्योंकि इसका विसरण बहुत तेज़ी से होता है। ये जैसे पानी में हम जब इंक डाले थे तो घुला था, लेकिन टाइम लगा था। चीनी डालेंगे अगर पानी के अंदर, वो घुलेगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वो जो गैस होता है ना, वो बड़ा तेज़ी से घुलता है। वो जैसे हम ढक्कन खोले ना, उसका कण निकला और हवा के अंदर अपने आप मिल गया। तो यही बताना चाह रहा है यहाँ पे कि गैस का जो विसरण होता है बहुत तेज होता है, ठोस का विसरण बहुत स्लो, द्रव का उसके बाद मीडियम वाला, और गैस का बहुत तेज। गैस का बहुत तेज होने का क्या वजह है, सिंपल पता है कि उसका गति बहुत तेज़ी से, उसका कण बहुत तेज़ी से गति करता रहता है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा जगह होता है, इसलिए वो ऐसा करता है। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है, मतलब बहुत तेजी से होता है। द्रव में भी यही वजह था ना कि वो गति कर पा रहा था स्वतंत्र रूप से, और उसमें बीच में जगह था, इसलिए वो विसरण कर ले रहा था, ये भी कर ले रहा है। लेकिन चूंकि इसका गति उससे भी ज़्यादा है, जगह उससे भी ज़्यादा है, ये बहुत तेज़ी से कर ले रहा है। देखो यही समझाने की कोशिश किया है ना। ये ठोस का कोई प्लेट लिया है, प्लेट का जो टुकड़ा लिया है, तो देखो इतना नज़दीक कण है इसका। द्रव लिया है तो द्रव में देखो जगह, बीच में जगह है, और ये ज़्यादा गति कर रहा है। और ये जो गैस ली है देखो कितना ज़्यादा जगह भी है और कितना तेज़ी से गति भी कर रहा है। ये लाइन खींच के दिखा रहा है कि गति तेज़ कर रहा है। चित्र 1.5 मतलब ये वाला चित्र में ए, बी तथा सी पदार्थ के तीनों अवस्था के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। बहुत अच्छा है। ए, बी तथा सी पदार्थ के तीनों अवस्था मतलब ठोस, द्रव और गैस के कणों का योजनाबद्ध मतलब प्लानिंग के हिसाब से, पहले इसका फिर इसका फिर इसका आवर्धित चित्रण है, मतलब बड़ा करके दिखाया गया चित्र है। तीनों अवस्था में कणों की गति को देखा जा सकता है। देखो इसमें तो बिल्कुल न के बराबर गति कर रहा है, इसमें थोड़ा सा गति कर रहा है ज़्यादा, इसमें तो बहुत कर रहा है, और उसकी तुलना की जा सकती है। हम तुलना भी कर सकते हैं कि इसमें कौन कितना तेज़ी से घूमेगा, कितना आसानी से जा सकता है, कितना दूर जा सकता है। देखिए पता चल जा रहा है इसको ना। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। अनियमित मतलब क्या, किधर भी जाएगा, इधर उधर उल्टा सीधा किधर भी जाएगा और बहुत तेज़ी से जाएगा। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मुंह में हवा भरो कस के एकदम पूरा, और देखो तुम थोड़ा देर में ना गाल दर्द करने लगेगा। क्यों, इसलिए क्योंकि ना गैस जब होता है तो वो अपने दीवार पे धक्का मारता है, इसलिए ऐसा होता है। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ये बड़ा टेढ़ा सा अजीब सा बात है। देखो क्या बोल रहा है, बर्तन की दीवार पर, बर्तन की दीवार मतलब जिसमें हम गैस को रखे हुए हैं, पर गैस कणों द्वारा मतलब गैस का जो कण है उसके द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र मतलब एक, जैसे प्रति इकाई क्षेत्र निकाला है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर बड़ा सा,
उतना क्षेत्र पे, छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रति इकाई क्षेत्रफल मतलब एक खास टुकड़ा पर लगे बल के कारण, तो उस पर जो धक्का मार रहा है, ये जो धक्का मार रहा है, धक्का जो मार रहा है इधर की तरफ गति करने के चलते बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो गैस क्या बनता है? दबाव बनाता है। देखते हो ना, टायर में गैस भरते हैं, भरते 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 बहुत ज़्यादा भरते हैं तो फट जाता है। तो फट क्यों रहा है? क्योंकि गैस उसके अंदर धक्का मार रहा है। वो मुँह का एग्जाम्पल भी दी ना, मुँह में हवा भरेंगे और फुला के रखेंगे, थोड़ा देर तक दर्द करने लगता है, तो वो धक्का मारता है, इसलिए ऐसा होता है। धक्का क्यों मारता है? क्योंकि गति बहुत तेज़ से कर रहा है। ये छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये करेंगे लास्ट में। सबसे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? क्या अवस्था बदल सकता है? वो अपने आप को, ये ठोस है, क्या वो ठोस से द्रव में आ जाएगा? द्रव से क्या गैस में जा सकता है? हाँ बिल्कुल, हम देखते ही है ना, पानी अगर हम लेंगे तो पानी को अगर हम जब फ्रिज में रखते हैं तो वो ठोस हो जाता है, और पानी को जब हम चाय बनाने के लिए गर्म करते हैं तो वो भाप बन करके हवा में मिल जाता है। तो अवस्था तो बदलता है, हमको पता है। और कैसे बदलता है, क्या होता है, ये डिटेल जानेंगे। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ के तीनों अवस्था में रह सकता है। वो तो हम देखते ही रहते हैं कि तीनों अवस्था में रहता है ना। पेज नंबर 7 का है, ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जलवाष्प। ये पानी जो है तीनों में रहा। जलवाष्प क्या है? हवा में जो पानी का कण होता है ना, भाप के तौर पे, इसको भाप बोलते हैं, इसी को जलवाष्प कहा जाता है हिंदी में। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? क्या होता है कि अभी ठोस है, कड़ा है, एकदम पानी की तरह हो गया, फिर गैस की तरह हो गया, ऐसा क्या होता है उसके बीच में? तो वही होता है जो पहले हम पढ़े हैं, कण का ना अवस्था बदल जाता है। पहले कण एकदम जगह पे हिल रहा था, फिर जगह कण क्या होता है, घूमने लगता है, फिर एकदम स्वतंत्र होकर चारों तरफ जाने लगता है। तो जब जगह पे हिल रहा है तो बर्फ की तरह है, जब थोड़ा थोड़ा घूम रहा है तो पानी की तरह है, और जब उसका एनर्जी और बढ़ा गर्म करने पे तो क्या हो गया, पूरे में आगे पीछे घूमने लगा, तो बिल्कुल चारों तरफ फैल गया, गैस बन गया। ठीक है। अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कण पर क्या प्रभाव पड़ता है? अवस्था बदलने पे कण क्या प्रभाव पड़ेगा? तो असल में कण के बदलने से ही अवस्था बदलता है। अगर कण ना बदले तो अवस्था भी नहीं बदलेगा। पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये बात। सारा खेल कण का है। क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? हाँ चलो खोजते हैं। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। अच्छा, पहला ये है कि आखिर बोला ना कि बदलता है, तो हाँ बदलता है। तो कैसे बदल जाता है? तो पहला रीजन है तापमान बदलने पे। ये बताना, ताकत बदलता है, तापमान देने से गतिज ऊर्जा बढ़ता है। तो जब ऊर्जा बदलेगा ना, तभी जाके, जब ज़्यादा ऊर्जा होगा तो गैस बनेगा, चारों तरफ घूमेगा, कम ऊर्जा होगा तो पानी की तरफ थोड़ा थोड़ा घूमेगा, ऊर्जा एकदम खत्म होगा तो जगह पे ही ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, तो ठोस रहेगा। तो सारा खेल तापमान का है। यहाँ पे अभी कण को बदलने में किसका खेल है? तापमान का। आगे और भी है, पढ़ के जानेंगे। किरकला 1.1112। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त, मतलब प्रयोगशाला में यूज होने वाला थर्मामीटर को एक प्रकार लटका दें। इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। ऐसे लेना है, थर्मामीटर लटकाना है, इसका जो बल्ब होता है नीचे वाला जो चमकता रहता है, वो इसको बर्फ में टच करेगा। ठीक है, पहला काम हो गया। बर्फ़ लिए हैं इसमें हम, ये वाला लेकर के हम थर्मामीटर को लटका दिए। ये थर्मामीटर कहाँ का है? तो प्रयोगशाला में जो यूज होता है वो वाला है। बॉडी नापने वाला नहीं है, क्योंकि बॉडी नापने वाला लेंगे तो फूट जाएगा, क्योंकि इसमें 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। ये पानी ना 100 डिग्री पे उबलता है ना, तो ये टूट जाएगा अगर हम बदन नापने वाला जो होता है ना, क्लिनिकल थर्मामीटर लेंगे तो हमको लेना है प्रयोगशाला में यूज होने वाला। ये 110 तक नाप सकता है। धीमी आंच पर बर्फ़ को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान नोट करें। तो हम जब गर्म करेंगे तो जाहिर सा गर्म करने पे ही पिघलेगा, अपने आप तो बर्फ़ नहीं पिघलेगा ना, तो पिघलने अब तुम बोलोगे सर बाहर बर्फ़ रखते हैं तभी तो पिघलता है, तो वो भी इसलिए पिघल रहा है क्योंकि रूम का तापमान ज़्यादा है। अगर रूम जैसे फ्रिज के अंदर का तापमान कम वैसे रहेगा तो कभी पिघलने वाला नहीं है। तो वो रूम में भी अगर बर्फ़ पिघलता है इसलिए पिघल रहा है क्योंकि रूम का तापमान है 26-27 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बर्फ़ को जमने के लिए 0 डिग्री सही होता है, 0 डिग्री पे वो जमता है। चलो आगे देखो। जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान नोट करें। तो बर्फ़ कितना पिघलेगा? जैसे 0 डिग्री से ऊपर आएगा ना, पिघलना शुरू हो जाएगा। जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। तो ये जब फिर से, जब पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस हो ये पिघलना शुरू होगा, और पिघलते पिघलते क्या होगा, जब 5-10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ेगा ना, पूरा पिघल जाएगा। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण नोट करें। अच्छा, ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। तो अब प्रेक्षण को नोट करना है कि जब ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो ये तो हम नोट कर ही लिए कि जब तापमान बढ़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस ऊपर, 2, 4, 5, 7, 10, तो ये धीरे धीरे पिघलने लगेगा। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें, शीशा का छड़ डालना है, कांच मतलब शीशा, और हिलाते हुए गर्म करें। और हिलाते हुए गर्म करना है जब तक जल उबलने लगे। कब तक गर्म करना है? जब तक वो उबलना ना शुरू कर दे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखिए और इसको देखते रहना है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे होगा।
जब तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। अच्छा, अब क्या करना है, जब तक जल उबलने न लगे, थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रहें, देखते रहना है जब तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। ये जलवाष्प मतलब ये भाप जब बनना शुरू हो जाएगा तब तक हमको देखते रहना है इसको। जल की द्रवावस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में परीक्षण को नोट करें। तो ये जो जल, देखो ध्यान से, जल की द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में, पहले द्रव अवस्था में बर्फ से द्रव बन गया, पानी बन गया, अब पानी जब और गर्म होगा तो गैस अवस्था में जाएगा। तो जब गैस अवस्था में परिवर्तन होगा ना तो परीक्षण को नोट करना है, देखते रहना है क्या होगा। ये तापमान बढ़ता रहेगा और जैसे ये 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा ना, ये उबलने लगेगा। समझ में आ रहा है बात। जब 30 होगा, 35 होगा, तब भी भाप निकलेगा इसमें से, लेकिन जब 100 डिग्री पे ही पहुँचेगा ना, 100 डिग्री पे, तब जाके ये उबलने लगेगा पानी। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये पहले ही बता चुके हैं, बहुत बार आ चुका है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण, मतलब गतिज ऊर्जा जो गति करने का जो ताकत है, जब ये बढ़ता है, वृद्धि करता है, कण अधिक तेजी से कंपन करने लगता है। तो क्या होगा, कण तेजी से कंपन करने लगेगा। उष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा, ये जो हम गर्मी दिए, उष्मा मतलब गर्मी देना, आग जलाएंगे तो उष्मा निकलेगा ना, तो उष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई मतलब दी गई ऊर्जा मतलब ताकत कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। अब यहाँ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इसको गर्म कर रहे हैं ना, तो गर्म करने पे क्या होगा, ठोस में जो ताकत बहुत जोर से पकड़े हुए था और हिलने नहीं दे रहा था, वो जो आकर्षण बल है वो टूटेगा, कमज़ोर होगा। मान लो कि एक दूसरे को हम पकड़े हुए हैं, कोई डंडा लेके हम हाथ पे मारे तो धीरे धीरे कमज़ोर होगा ना, तो वैसे ही होता है यहाँ पे। जब हम गर्म करते हैं ना, तो ये जो बल था, कण का जो बल है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कमज़ोर होने लगता है। चूँकि गति ज़्यादा करेगा, तो गति जब ज़्यादा करेगा, मान लो कि बकरी पकड़े हुए हो तुम रस्सी से और वो धक्का मार रहा है, तुमसे भाग रहा है, तो तुम जोर से पकड़ोगे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ताकत लगाएगा तो हाथ से छूट जाएगा ना। तो वैसे ही होता है, जब उष्मा दिया जाता है तो कण क्या होता है, तेज़ी से गति करने लगता है। जब तेज़ी से गति करता है तो ये जो बीच में पकड़ने वाला जो ताकत था ना, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता है और वो बिल्कुल अलग हो जाता है। जो ठोस में जो चीज़ एक जगह पर हिल रहा था, तो गर्म किए तो वो थोड़ा ज़्यादा हिलने लगा और ये बल हिलने से क्या हुआ, बल कमज़ोर पड़ा तो वो ज़्यादा घूमने लगा, द्रव की तरफ बन गया, आराम से वो घूम रहा है। ऊर्जा कण के पीछे आकर्षण बल को पार कर लेता है। ठीक है, तो उष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। बता दिए, उष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा गर्म करने पे जो ताकत मिला है कि बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। जो आकर्षण बल पकड़े हुआ था उसको वो तोड़ देता है, उससे आज़ाद हो जाता है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगता है। नियत स्थान मतलब जिस जगह पे एक ही जगह पे हिल रहा था ना, नियत एक ही जगह पे था ना, उसे छोड़ देता है और स्वतंत्र होकर पूरे में घूमने लगता है। जब पूरे में घूमने लगेगा तो द्रव हो जाएगा। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे ही करते करते वो क्या होता है, धीरे धीरे जो जगह पे हो रहा था पूरे में घूमने लगता है तो द्रव बन जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर सबसे कम तापमान, न्यूनतम तापमान मतलब सबसे कम तापमान इंपॉर्टेंट है, ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वो सा गलनांक कहलाता है। गलनांक क्या होता है, तो वह तापमान, वह सबसे नीचा तापमान, कम तापमान जिसपे ठोस द्रव में बदल जाता है, उसको हम बोलते हैं गलनांक। ये कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री पे जमता भी है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघलना भी शुरू हो जाता है। जैसे 0 डिग्री पे थोड़ा अंदर जाएगा तो समझो जमना, थोड़ा सा ऊपर आया तो पिघलना शुरू। किसी ठोस का गलनांक उसके कण के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता। अभी पढ़े ना, तो ये जब तक उसका आकर्षण बल नहीं टूटेगा तब तक वो ठोस द्रव में बदलने वाला नहीं है। मान लो लोहा का छड़ लेंगे, इसको गर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे ना, तब लोहा पिघलेगा। क्यों? क्योंकि लोहा का जो आकर्षण बल था वो बहुत मजबूत था, इसलिए जल्दी टूट नहीं रहा है। लेकिन हम पानी लेके गर्म करेंगे तो 100 डिग्री पे ही वो क्या होगा, जो बर्फ था 0 डिग्री पे ही, 0 डिग्री के ऊपर जाने पे ही वो क्या होगा, पानी एक दूसरे वो लिक्विड बन करके लिक्विड बन जाएगा, मतलब गल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो गलनांक होता है किसी चीज़ का, वो क्या होता है, उसके ताकत को बताता है कितना जोर से पकड़े हुआ है। लोहा का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा उसका गलनांक बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तब गलेगा। प्लास्टिक है, इसका गलनांक कम होगा, ये 25-30 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होगा, पिघलने लगेगा। पानी का तो 0 डिग्री सेल्सियस ही है, और वो जो होता है पेट्रोल वगैरह उसका और कम होता है, वो तो हाथ पे रखोगे तो उससे ही वो क्या होता है, भाप भी बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि पदार्थ का जो गलनांक होता है ना, वो उसके आकर्षण बल को दिखाता है। अगर ज़्यादा गलनांक है मतलब आकर्षण बल बहुत मजबूत था इसलिए ज़्यादा ऊर्जा लगा तोड़ने में उसको, और गलनांक अगर कम है इसका मतलब है कि ताकत बहुत, आकर्षण बल बहुत कम था कण के बीच में, इसलिए वो 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया, वो टूट गया। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस, इसी को हम बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
संकलन भी कहते हैं, मतलब वो संकलन कहलाता है। अगर ठोस से द्रव बन रहा है ना तो उसे बोलेंगे संकलन, यानी गल रहा है। और ये गलनांक क्या था, तो गलनांक उस टेम्परेचर को बोलेंगे जिस टेम्परेचर पे चीज़ गलना शुरू हो जाता है, ठोस से द्रव में बदलने लगता है। मान लो कि पानी का कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, प्लास्टिक का कितना होगा 25-30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस होगा हमको लगता है, या 40-45 भी हो सकता है। आगे देखो ना, किसी ठोस की गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि जब कोई चीज़ अगर गलना शुरू करेगा ना, तो जब तक ये गल रहा है तब तक उसका तापमान बराबर रहेगा। यानी थर्मामीटर जो ऐसे लटकाया था ना, अगर वो 35 डिग्री सेल्सियस है ना, 35 ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हम नीचे से आग दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, लेकिन जब ये गलना शुरू करेगा तो जब तक पूरा पेंसिल, पूरा कलम गल नहीं जाएगा, पिघल नहीं जाएगा, तब तक अगर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस था तो 40 ही रहेगा, 40 से बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा, तो बहुत सिंपल सा रीज़न है कि जब हम ये गर्म करेंगे ना, तो वो जो ऊर्जा आ रहा है, जो ताकत आ रहा है, वो इसको तोड़ने में ही, इसकी ऊर्जा को, इसके आकर्षण बल को ही तोड़ने में खर्चा हो रहा है। इसलिए जितना ऊर्जा दे रहे हैं सब तोड़ रहा है, जितना ऊर्जा दे रहे हैं तोड़ रहा है, तो ये जो तापमान है वो बढ़ेगा नहीं। तापमान गर्मी तो दे रहे हैं, लेकिन अगर 40 डिग्री सेल्सियस उतना भी रहेगा। क्यों, क्योंकि वो ना खर्चा हो रहा है इसको तोड़ने में, इसके कण के आकर्षण बल को तोड़ने में, पिघलाने में खर्चा हो जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाता है, तो उसमें ऊर्जा कहाँ जा रहा है, तो आकर्षण बल को तोड़ने में खर्चा हो रहा है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद, गलनांक मतलब जितना पे वो गलता है, 40 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, जितना भी हो, 1000 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, जब तक पूरा बर्फ पिघल नहीं जाता है, तापमान नहीं बदलता है, तब तक तापमान बदलता नहीं है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, बीकर जब मतलब जिस बर्तन में रखे हैं उसमें ऊष्मा दे रहे हैं, इसके बावजूद भी ऐसा ही होता है। फिर भी ऐसा ही होता है, मतलब तापमान बढ़ता नहीं, ऊर्जा दे रहे हैं लेकिन तापमान बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वो खर्च हो रहा है तोड़ने में आकर्षण बल को। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करने, वशीभूत मतलब यहाँ पे वश में करना या तोड़ना समझो, सिंपल में वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। तो पदार्थ की अवस्था बदलने में खर्चा हो रहा है। ये जो ऊष्मा दे रहे हैं फिर भी तापमान नहीं बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि आकर्षण बल को तोड़ करके अवस्था बदलने में खर्च हो जा रहा है वो। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह के वृद्धि दर्शाए, मतलब बिना कोई वृद्धि मतलब बढ़ोतरी दिखाए, दर्शाए मतलब दिखाए, इस उष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। तो बर्फ चूँकि उसको सोख ले रहा है, खर्च नहीं मतलब कि तोड़ने में खर्च कर रहा है, तापमान को बढ़ने नहीं दे रहा है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो गर्मी दे रहे हैं ना, वो बर्फ़ के अंदर ही छुपा हुआ है। लेकिन छुपा क्या हुआ है, वो बेचारा यूज हो रहा है तोड़ने में, लेकिन माना जाता है कि जितना उस गर्मी दी है ना, वो बर्फ़ के अंदर छुपा हुआ है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त मतलब छुपा हुआ, ऊष्मा मतलब ताकत, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, गुप्त ऊष्मा, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय मतलब छुपी हुई से है। इसका मतलब क्या है, छुपा हुआ। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को, अब ये नया बात बता रहा है, ये तो बात समझ में आ गया कि गुप्त ऊष्मा क्या होता है। तो वह ऊष्मा जो कि पदार्थ अपने आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च होता है अवस्था परिवर्तन के दौरान, उसको हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडलीय दाब पर मतलब दाब भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अभी तो लोग नहीं पढ़ा है, तापमान के बारे में सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है, आगे जब आएगा तब बताएंगे। लेकिन अभी बस इतना जानो, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो हवा जितना दाब लगाता है ना ज़मीन के ऊपर किसी भी चीज़ पे, उसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब पर मतलब कि जो नेचुरल है वो, ये नहीं कि हम किसी डब्बा के अंदर रख दिए, प्रेशर कुकर के अंदर रख दिए फिर कर रहे हैं। प्रेशर कुकर के अंदर का जो दाब होता है वो अलग हो जाएगा और नॉर्मल, ये सब समझाना पड़ेगा क्लास के अंदर, डिटेल है। अभी बस इतना जानो कि हवा जो लगाता है ना नॉर्मली टेम्परेचर, उस पर बात कर रहा है। मान लो ऐसे समझो, अगर रूम में हम बैठे हुए हैं तो रूम का तापमान कितना होगा, 25 डिग्री से 30 डिग्री, तो इसको बोलेंगे आम तापमान, रूम का तापमान, ठीक। तो ये उस आम तापमान के बारे में बात कर रहा है जिसमें हम नॉर्मली आराम से रहते हैं, ठीक। लेकिन इसी चीज़ को अगर बदलना चाहेगा तो अगर मान लो कि हम क्या करेंगे कि
कोई कुकर लेंगे जिसके अंदर वो आग पहले से लगा हुआ है, बहुत गर्म है, तो उसका कंडीशन अलग होगा। ठीक है, इसको डिटेल समझाना पड़ेगा, कम टाइम में नहीं होगा, बताएंगे इसको आराम से। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को, एक वायुमंडलीय दाब मतलब जितना दाब लग रहा है नॉर्मली, वो इन्हें किसी दूसरे चीज़ के अंदर, नॉर्मल जो दुनिया है उसके अंदर पर 1 kg ठोस को, मतलब 1 kg जो सामान होता है उसको, कोई भी ठोस ले लो, लोहा ले लो, बर्फ ले लो, कुछ भी ठोस को, उसके गलनांक पर, गलनांक मतलब जितना पे वो गलना शुरू हो जाता है, अगर मान लो कि बर्फ़ है 0 डिग्री सेल्सियस पे गलना शुरू हो रहा है तो 0 पे ही, अगर मान लो कि ये प्लास्टिक है, ये 45 या 50 पे शुरू हो रहा है तो 45 या 50 पे, यानी कि 100 पे नहीं, जितना पे वो गलना शुरू हो रहा है उतना पे ही, उसी तापमान, उसी गलनांक पे, उसी टेम्परेचर पे, गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, तो द्रव में जब बदलेंगे 1 kg को हम, जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब जितना उसमें ऊर्जा देना पड़ेगा, जितना ऊर्जा खर्च होगा, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रसुप्त मतलब छुपा हुआ ऊष्मा कहते हैं, मतलब उसमें जितना खर्च हो गया, मतलब ऐसा समझो 1 kg सामान लेंगे और 1 kg सामान लेकर के उसको हम क्या करेंगे, उसके जितना पे वो गलना शुरू होता है उतना पे ही उसको हम गलाना शुरू करेंगे। उस गलाने में पूरा 1 kg सामान को पिघलने में जितना ऊर्जा खर्चा होगा ना, उसी ऊर्जा को हम कहेंगे प्रसुप्त ऊष्मा। अच्छा था, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होगी। अब ये नया बात क्या बता दिया, तो नया बात ये बता रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर हम गर्म करते हैं ना, जब अवस्था बदलता है तो वो गर्म करने में उसमें खर्चा होता है, तो ऊर्जा खर्च, जब खर्चा होता है तो बहुत सारा ऊर्जा उसके अंदर बचा रहता है। ठीक, तो जब अवस्था बदलता है, मान लो कि हम क्या किए, बर्फ़ लिए, बर्फ़ से क्या किए हम, पानी बनाए, तो बर्फ़ से जब पानी बना तो थर्मामीटर पे हमको 0 डिग्री सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर दिखाएगा, बर्फ़ का भी टेम्परेचर दिखाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का भी दिखाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन पानी ना थोड़ा सा गर्म होगा बर्फ़ के बनिस्बत। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर वो जो ऊष्मा जो खर्च हुआ है ना तोड़ने के लिए, वो छुपा हुआ रहता है। समझ में आ रहा है? छुपा हुआ रहने का सेंस क्या हुआ, तो वो तो खर्च हो गया था तोड़ने में ना, तो तोड़ने में खर्च हुआ था, उसके बावजूद उसके अंदर ऊष्मा बचा रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। जब हम जल में उसमें ऊर्जा देते हैं, मतलब जब हम उसको गर्म करते हैं, तो कण अधिक तेज़ी से गति करने लगता है। तो अधिक तेज़ी से गति करता है, ये पहले बहुत बार पढ़े हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर, मतलब एक खास तापमान 50 डिग्री 100 डिग्री कितना भी, कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। ये पढ़ा दिए हैं, यही बात है, पहले पूरा डिटेल पढ़े हम लोग। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। अब देखो, जैसे ठोस द्रव में बदला ना, वैसे ही द्रव को बदलते बदलते क्या होता है, वो इतना ज़्यादा आज़ाद होता है कि बिल्कुल चारों तरफ फैलने लगता है, और वो क्या होता है, द्रव गैस से बदल जाता है। वायुमंडलीय दाब पर, मतलब वही नॉर्मल जो दाब रहता है, जैसे हम लोग रोड पे, सड़क पे घूम रहे हैं तो हमारे ऊपर जो दाब लग रहा है वो दाबमान, उस दाब के बारे में बात कर रहा है, वो कुकर के अंदर का दाब नहीं जो बहुत ज़्यादा होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। तो सेम बात है, जिस तापमान पे ठोस द्रव में पिघलना शुरू किया उसका गलनांक कहलाएगा, वैसे ही जिस तापमान पे द्रव गैस में बदलने लगेगा वो उसका क्वथनांक कहलाएगा। क्वथनांक मतलब ये होता है क्वथन, मतलब कि खौलना, उबलना। क्वथनांक समष्टिक गुण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समष्टिक गुण मतलब क्या होता है, पूरे में होने वाला। मान लो अगर इतना पानी, एक कटोरा पानी लेंगे तो पानी के ऊपर नीचे बगल में सब जगह से वो उबलेगा। ठीक है, तो समष्टिक गुण बोलते हैं। वो देखो, वाष्प जो बनता है ना, वाष्प वो सिर्फ ऊपर ऊपर बनता है। मान लो कटोरा में पानी रखेंगे, सिर्फ ऊपर का कण अपने आप निकलेगा और वो हवा में जाएगा, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। और ये जो ये क्वथनांक होता है ना, जो ये उबलना जो होता है, उसमें क्या होता है, वो पूरे में होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी, बगल में, पूरे पानी में होगा। इसी को बोलते हैं समष्टिक गुण, मतलब पूरे में होने वाला। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। तो इतना ऊर्जा मिलता है सब जगह से कि वो वाष्प में बदलना शुरू कर लेता है। जल के लिए यह तापमान 373 के यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस है। तो पता है ना, पानी कितना में उबलना शुरू करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? हाँ, वैसे ही वायुमंडलीय दाब पे 1 kg लिक्विड लेंगे, आप ठोस तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि ठोस तो तुम्हारा गलेगा, उबलेगा क्या चीज़, द्रव ना। तो 1 kg तुम्हारा द्रव लेंगे, उस द्रव को हम क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो गर्म कर, जितना पे क्वथनांक है, मान लो पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, और जितना उसमें हमको ऊर्जा देना पड़ेगा, वही ऊर्जा क्या होगा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, यहाँ संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा थी, यहाँ पे क्या होगा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसा हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। बता दिए, 373 के यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर भाप मतलब वही वाष्प, अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर
पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। सेम वही बात कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा, जो ऊर्जा देंगे तो उसमें छुपा हुआ रहेगा। तो ये एक 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है और 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप है, तो किसमें ज़्यादा ये होगा, गर्मी होगा? तो भाप में ज़्यादा गर्मी होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ये हो गया। आगे देखेंगे ठोस अवस्था में जो हम, ये देखो ये बता रहा है डायग्राम से, ठोस अवस्था को जो हम गर्म कर रहे हैं तो ठोस अवस्था को ऊष्मा देने पे ये द्रव में बदलता है। द्रव को जो हम गर्म करते हैं तो ये गैस में बदल जाता है, पता है ना। जैसे बर्फ़ है तो बर्फ़ को गर्म करेंगे तो पानी बनेगा, पानी को जब गर्म करेंगे तो वो भाप बन जाएगा। फिर भाप को जब हम शीतलता करेंगे, मतलब ठंडा करेंगे तो द्रव बनेगा, और द्रव को जब शीतल करेंगे तो हम क्या होगा, ठोस बनेगा। मतलब कि गैस को जब ठंडा करेंगे तो वो पानी बन जाएगा। जैसे ढक्कन होता है ना, भाप बन के ऊपर उठता है, ऊपर ढक्कन रखते हैं, तो ढक्कन जैसे रखेंगे तो क्या होगा, भाप जो आ रहा है वो धीरे धीरे सट के ठंडा होगा, ठंडा होगा तो क्या बनेगा, पानी बन जाएगा, और पानी जब और ठंडा होगा तो वो बर्फ बन जाएगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। एक बात तो हम जान गए कि तापमान बदल के हम कर सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाता है। ये हम जान लिए ना, ठोस से द्रव बनेगा और फिर द्रव से गैस बन जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे द्रव हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। मतलब ठोस है तो सीधा गैस बन जाएगा, और गैस है तो सीधा ठोस बन जाएगा। ये इंटरेस्टिंग है। देखो किस में होता है, कैसे होता है, ये जानो। क्रियाकलाप 1.13, थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें। 10 रुपये का देता है कपूर, जाके खरीद लेना दुकान से लें, और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें। और ये जो चूर्ण करना है, चीनी की प्याली में डाल देना है। अमोनियम क्लोराइड थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कपूर आसानी से मिल जाएगा। एक कीप को उल्टा करके, कीप जानते हो ना, जैसे तेल वेल ढाला जाता है ऐसे, ये ऊपर से चौड़ा इधर से उल्टा, ये उल्टा करके रखा हुआ है, उल्टा करके प्याली के ऊपर रख दें। ठीक है, ऐसे उल्टा करके रख देना है, और ये हमको चूर्ण रखना है इसके ऊपर। मान लो यहाँ कपूर लेके रख दिए बर्तन के ऊपर, प्याली के ऊपर हम ये ढक्कन रख दिए। ढक्कन में क्या करेंगे, रुई से इसको बंद कर देंगे, नीचे से गर्म करेंगे ना, तो देखना ये जो तुम्हारा कपूर होगा वो ना पिघलेगा नहीं। जैसे बर्फ़ है तो पहले पानी बनेगा, अब पानी बनेगा तब ना भाप बनेगा। लेकिन ये कपूर क्या होगा, जैसे गर्म करेंगे ना तो ये ठोस से ना सीधा भाप बनेगा, पानी नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट है। ये आके इधर जमा हो जाएगा। फिर से चूँकि यहाँ पे गर्म हो रहा था तो बेचारा बहुत गर्म था तो भाप बन के उड़ा, और चूँकि यहाँ पे आया तो फिर ये ठंडा है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से वहाँ पर कपूर बन जाएगा। इस कीप के ऊपर सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, बता दिए जैसा चित्रपट 17 में दर्शाया गया है। हाँ भाई देख लिए, ये क्या हुआ है, रुई का टुकड़ा है, उल्टा रखा हुआ कीप है, ठोस बना अमोनियम क्लोराइड है, ये अमोनियम क्लोराइड का ये ठोस जो बना है वो है, चीनी मिट्टी की प्याली है ना। प्लास्टिक का प्याली नहीं लेंगे ना, चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है वो लेना है, क्योंकि वो जलना चाहे ना। बर्नर लेंगे जिसमें हम जलाएंगे, स्टोव टाइप का। वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड है, ये बीच में क्या है, वाष्प है जो नज़र नहीं आ रहा है। अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो इसी वाले जैसे गलनांक था, क्वथनांक था ना, वैसे ऊर्ध्वपातन होता है। ये क्या होता है ऊर्ध्वपातन, तो ठोस से सीधा क्या से बदलता है ना, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें। गर्म करके देखेंगे, बता ही क्या होगा, बता ही दिए। उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुछ ऐसे चीज़ है जो कि ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है, और गैस से फिर ठंडा होता है तो सीधा ठोस बदल जाता है। ये तो बीच में ना, ये क्या था, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, ये ठोस था, ठोस क्या हुआ, गैस से बदला जो नजर नहीं आ रहा है, ऊपर के ठंडा होकर सीधा ठोस बन गया, और फिर ये ठोस को गर्म करेंगे तो फिर क्या होगा, गैस बनेगा। समझ में आ रहा है? ये देखो जिसमें दोनों चीज़ हुआ है, ठोस से गैस बना, गैस जो ऊपर गया ठंडा हुआ तो फिर ठोस बन गया, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से गैस में सीधे गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अगर ठोस से द्रव बनेगा तो ऊर्ध्वपातन, और उसका उल्टा होगा, मतलब द्रव से गैस से जब ठोस बनेगा तो बोलेंगे निक्षेपण। निक्षेपण मतलब होता है जमा हो जाना। दाब परिवर्तन का प्रभाव, तो तापमान तो हम पढ़ लिए, अब हम दाब के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले कण के बारे में पढ़ें, फिर पदार्थ के बारे में पढ़ें, पदार्थ का तीनों अवस्था पढ़ें, तीनों अवस्था जब पढ़ लिए तो फिर अवस्था कैसे बदलता है वो पढ़ें, उसमें हम तापमान पढ़ लिए। अब हम दाब के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। तो हम ये बात तो जान गए हैं, कण का जो बीच का जो दूरी है ना, उसके चलते ही होता है। तो कण के बीच की दूरी के चलते ही वो गति कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सब उसी के चलते होता है। और ये दूरी जो होता है वो का आकर्षण, तीनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ा होता है। कितना जगह होगा,
कितना जोर से पकड़ेगा और कितना गति करेगा, ये तीनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर जगह एकदम कम होगा तो गति नहीं कर पाएगा, गति नहीं कर पाएगा तो आकर्षण बल बहुत मजबूत होगा। अगर जगह ज़्यादा हो जाएगा तो गति कर पाएगा, जब गति करेगा तो आकर्षण बल उतना मजबूत नहीं होगा। तो तीनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तीनों अभिलाक्षणिक गुण जो पढ़े हैं ना, तीनों जुड़ा हुआ है। ये हम जान गए। आगे देखो, किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर संपीड़न करने पर क्या होता है। तो बोल रहा है कि किसी सिलेंडर में भरी गैस पर, सिलेंडर में गैस भरा है, गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होता है। तो दाब लगाने पर क्या होगा, वो दबेगा, संपीड़ित होगा। क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। हाँ, क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। हाँ, होता है। देखो, अगर दाब लगाएंगे तो ये नज़दीक नज़दीक आएगा तो ये गैस द्रव में बदल जाएगा ना, और ये जब इसको हम हटाएंगे दबाव तो गैस है बिल्कुल दूर दूर कर जाएगा, तो फिर वो गैस बन जाएगा ना। तो ऐसा हो सकता है। देखो, ये वाला क्या हुआ, दूर दूर था, नज़दीक की तरह द्रव की तरह हो गया। एकदम नज़दीक अगर कर दिया जाए तो किसकी तरह हो जाएगा, ठोस की तरह हो जाएगा। तो क्या दाब बढ़ाने पे घटाने पे ये बदल सकता है। तो हाँ, बदल सकता है। दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब समीप लाएंगे तो सर तापमान बढ़ता है। मान के देखो कि बहुत तेज़ से ये गति कर रहा था, दाबेंगे तो नज़दीक तो आएगा, लेकिन ये गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसका तापमान कम करना भी जरूरी होता है दाब के साथ साथ। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। गैस किसमें बदल जाएगा, द्रव में। और द्रव को किस में बदल सकते हैं हम, ठोस में, लेकिन दाब करके नहीं, तापमान कम करके। दोनों चाहिए, दाब भी चाहिए, दाब को भी कम करना है और तापमान को भी, दाब को कम नहीं करना है, दाब को बढ़ाना है, तापमान को कम करना है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है। हाँ, बस में देखना, वो लाल रंग का जो सिलेंडर होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, जो कि आग बुझाने में काम आता है। बहुत अच्छा चीज़ है ये, आग बुझाने के लिए बहुत अच्छा होता है। या पेट्रोल पंप पर भी देखना, कभी भी यहाँ लगता है तो वही लाके उसे बुझाया जाता है। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, मतलब जमा किया जाता है। उच्च दाब मतलब बहुत ज़्यादा दाब पे। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर होता है। 1 एटमॉस्फेयर क्या है, तो ऐसा समझो ना, नॉर्मल जो दाब लगता है ना किसी भी चीज़ के ऊपर हवा का, वो 1 एटमॉस्फेयर है। तो उसे ठोस हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठोस था तो ठोस से जैसे ऊर्ध्वपातित हो रहा था ना, ठोस से सीधा गैस बनता है। ये ठोस से पानी नहीं बनता है, इसलिए तो शुष्क बर्फ कहा जाता है। मान लो कि ये बर्फ लेंगे पानी वाला, तो वो छुएंगे तो हाथ भीगेगा ना, क्योंकि ठोस पहले द्रव बन रहा है, तब ना गर्म करेंगे तो भाप बनेगा। लेकिन CO2 में क्या होता है, जैसे तुमको गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दाब हटाओ, जो ढक्कन लगा है ढक्कन हटाओ, दाब हटाओ, जैसे दाब हटेगा ना, वो खुद ब खुद क्या होगा, ठोस से सीधा गैस बनेगा। वो पानी हाथ ऐसे रखोगे तो हाथ में पानी नहीं आएगा, क्या आएगा, गैस बन जाएगा। वो इम्पॉर्टेंट है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है शुष्क बर्फ, क्योंकि ये ठोस से सीधा गैस बन जाता है, पानी की तरह नहीं बनता है, भिंगाता नहीं है, इसलिए इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि दाब और तापमान अवस्था को तय करता है। अगर हम बहुत गर्म जगह पे किसी चीज़ को ले आएंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा, और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो भाप बन जाएगा। ठंडा करेंगे तो पहले गैस से द्रव बन जाएगा, और ठंडा करेंगे तो द्रव से वो ठोस बन जाएगा। यही बात यहाँ बता रहा है। ठोस है, ठोस को जब गर्म किए ना तो संगलन बोले इसको, संगलन, गलना। ठोस जब गला तो द्रव बना, और द्रव को जब हम क्या किए, गर्म किए ना, तो वाष्पीकरण बना, या फिर ऐसे कहो उबला। दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन कह सकते हो तुम गैस बना। गैस को फिर क्या किए, गैस अगर तुम्हारा सीधा ठोस बन जा रहा है ना, गैस से सीधा ठोस, तो इसको बोलेंगे निक्षेपण। ये तीर का निशान दिखा रहा है ना, निक्षेपण। ये तो ऐसे ऐसे चल गए, अब ऐसे चलो। ठोस से अगर हम सीधा गर्म करने पे, ठोस से अगर सीधा गर्म करने पे गैस बन जा रहा है तो बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। और गैस को अब यहाँ से देखो, यहाँ से गर्म किया, हम यहाँ ठंडा करेंगे। गैस को अगर हम ठंडा करेंगे ना तो संघनन कहेंगे इसको, और क्या बनेगा, द्रव बनेगा। और द्रव को जब ठंडा करेंगे ना, इसको बोलेंगे जमना, और जम के ठोस बन जाएगा। एकदम सिंपल। तीनों अवस्था में पदार्थ का अंतरा रूपांतरण, मतलब आपस में रूपांतरण। कोई बोले संघनन क्या होता है, तो गैस का द्रव बनना। बोले वाष्पीकरण क्या होता है, तो द्रव का गैस बनना। संकलन क्या होता है, ठोस का द्रव बनना। जमना क्या होता है, द्रव का ठोस बनना। सिंपल है। अब ये छोड़ रहे हैं, लास्ट में करेंगे। वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देने या दाब बदलना आवश्यक है।
नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट। अब तो पहले पढ़े कि तापमान बढ़ेगा तब होगा, फिर पढ़े अच्छा दाब करके भी कर सकते हैं, यानी दोनों की हेल्प से कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि क्या ये दोनों जोड़ी है क्या? नहीं, ये दोनों भी जोड़ी नहीं है, इसके बिना भी हो सकता है। चलो देखते हैं कैसा होता है क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे, मतलब बिना उबले, बिना उसको उबाले 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म नहीं करना है, उसे कम पे ही हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? दिन रात देखते हैं ना, कपड़ा सुखाते हैं तो क्या हम उसको जा करके 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तब जाके कपड़ा सूखता है? नहीं ना। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, मतलब वाष्प में बदल जाता है। अभी इसमें बहुत सारा नीचे हम नहीं बताए हैं, वो ना सेकेंड राउंड में या पढ़ाएंगे, जब अच्छे से बताएंगे ना डिटेल तब बताएंगे ना। ये पेज नंबर 10 है, गीले कपड़े सूख जाते हैं। हाँ, इन दोनों उदाहरण से में जल का क्या हुआ? एक जो कपड़ा सूख रहा है वो, अब पानी को जो खुला छोड़ते हैं तो वो गायब हो जाता है बर्तन से, वो इसमें क्या हुआ? हम गर्म से कुछ नहीं किए ना, बहुत कम तापमान पे ही क्या हुआ, वो अपना अवस्था बदल ले रहा है ना। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि बिना तापमान दिए हुए, बिना गर्म किए हुए या बिना दाब लगाए हुए भी ये चीज़ अपना अवस्था बदल सकता है। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। हाँ पता है हमको, ये भी गति कर रहा है लेकिन जगह पे कर रहा है। हवा एकदम आराम से घूम रहा है चारों तरफ। बोतल में जो पानी रखा हुआ है वो भी गति कर रहा है लेकिन हमको पता चल नहीं रहा है, आराम आराम से गति कर रहा है और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। मतलब कि जो निश्चित तापमान, मान लो अगर 10 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो इस 10 डिग्री सेल्सियस पे ही गैस में, द्रव में, ठोस में जो है गतिज ऊर्जा अलग अलग होगा। गैस में बहुत ज़्यादा होगा, द्रव में उससे कम होगा, ठोस में बहुत ही कम होगा गतिज ऊर्जा। ठीक है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में, मतलब द्रव के सतह पर, मान लो ये हम पानी लेंगे बर्तन में तो उसका जो सतह होगा, सतह पर स्थित कण, उस पर जो कण होगा कुछ अंश, उसका कुछ हिस्सा में इतनी गतिज ऊर्जा आ जाती है, हवा चलने के चलते इतना गतिज ऊर्जा उसमें आ जाता है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाता है। तो इतना हवा तेज चलता है ना, या हल्का भी हवा चलता है तो कण को क्या करता है, नीचे जो पकड़े हुए है ना उसको आकर्षण बल, उसको तोड़ देता है। तोड़ के क्या होगा, आज़ाद हो जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। बहुत अच्छा था ये वाला। क्वथनांक से कम तापमान पर, मतलब कि जितना पे उबलता है उससे कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। पहले बताया था ना, वाष्पीकरण और क्वथनांक अलग होता है, मतलब उबलना अलग होता है, वाष्पीकरण अलग होता है। तो यही फर्क है कि उबलने के लिए आपको क्वथनांक पे ले जाना पड़ेगा और पूरे में होगा वो, और वाष्पीकरण में आपको ना ऊष्मा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना भी उबलता है उतना भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद क्या होगा कि दूसरी चीज़ों से ऊष्मा वगैरह ले करके थोड़ा मोड़ा खुद से ऊपर के सतह से निकलेगा, पूरे से नहीं निकलेगा, ऊपर के सतह से निकलना शुरू कर जाएगा। इसको बोलेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा, वाष्पीकरण के बारे में पढ़ लो, आखिर ये कैसे होता है, क्या क्या इस पर असर डालता है। चलो देख लेते हैं ना, बहुत सिंपल है ना। एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं ना। क्रियाकलाप 1.14, एक प्रश्नली में 5 ml जल लें, थोड़ा सा पानी लेना है बिल्कुल, और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। ठीक है भाई, रख दिए ना। खुली रखी चीनी मिट्टी के प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दी, तो हो ही गया। अच्छा, एक प्रश्नली में लेना है। देखो प्रश्नली कैसा होता है, ऐसे बंद होता है ऐसे, मतलब कि ये जैसा ये पेन है ना, तो पेन का नीचे वाला हिस्सा जैसा होता है, ऊपर से खुला होगा सिर्फ, बाकी पूरा पैक होता है। तो पहला उसमें लेना है, दूसरा किस में लेना है, प्लेट में लेना है। प्लेट में चीनी मिट्टी का जो प्लेट होता है ना, ऊपर से बिल्कुल सतह बहुत ज़्यादा होता है खुला हुआ उसका, उसमें लेना है। ये जो प्रश्नली लेंगे इसमें तो चारों तरफ से बंद है, सिर्फ ऊपर थोड़ा सा खुला रहता है, बाकी पूरा बंद रहता है। प्लेट में तो पूरा खुला है ना, उसमें लेना है। अच्छा, इसको भी पंखा या खिड़की के पास रख देना है। खुली चीनी मिट्टी के प्याली में, ये तो हो गया खुली। अच्छा, खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा के किसी अलमारी के अंदर रख दें। अब क्या करना है, इसको ऊपर से भी जो खुला हुआ था ना उसको भी बेचारे को किसी चीज़ में रख के बंद कर देना है। कमरे का तापमान नोट करें, देख लेना कमरे का तापमान कितना होगा। तो गर्मी के दिन में ज़्यादा होता है और ठंडी के दिन में कम होता है, तो लेकिन होता है 20-25 के आसपास। जब ठंडा पड़ेगा ना तब कम हो जाता है, 12-15 ऐसे होता है, 10। इन हम लोग के यहाँ इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। अब देखना है, तो जो प्रश्नली में रखे थे ना
उसमें बहुत टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ ऊपर से वाष्प बन रहा है, बाकी तो पूरा घिरा हुआ है। जो प्लेट में रखे थे ना, प्लेट में, वो बहुत जल्दी गायब हो जाएगा, क्योंकि बहुत सतह खुला हुआ है, आराम आराम से निकल के जाएगा। और जो प्याली को रखे थे ना अलमारी के अंदर, उसमें तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें हवा जल्दी जा नहीं रहा है, तो बहुत टाइम लगेगा उसको गायब होने में। बारिश के दिन में भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। बारिश का दिन क्यों बोला? बारिश के दिन में ना हवा में पहले से पानी होता है, तो हवा में पहले से पानी होगा ना, तो और पानी को सोख नहीं पाएगा। मान लो कपड़ा से तुम पानी को सोखना है, अगर कपड़ा सूखा हुआ है तब तो तुम आराम से कपड़ा पानी को सोख लेगा, लेकिन कपड़ा में अगर पहले से कपड़ा गीला है, पहले से पानी लगा हुआ है, आपको हमको पानी सुखाना है, तो हम लेंगे कपड़ा रखेंगे तो पानी कपड़ा सूखेगा, उसको नहीं ना सोखेगा। वैसे हवा होता है, हवा में अगर बारिश के दिन में ना पहले से हवा में ना बहुत पानी होता है, तो वो आप कपड़ा तुम ले जाके पसारोगे ना अलगनी पे, तो जल्दी नहीं सूखता है। क्यों? क्योंकि हवा में पहले से पानी है। लेकिन गर्मी के दिन में क्या होता है? गर्मी के दिन में ना हवा सूखा होता है, तो अब गर्मी के दिन में जो कपड़ा पसारेंगे ना, तो हवा क्या करेगा? तुरंत पानी को खींच लेगा और कपड़ा सूखा देगा। तो इसलिए कह रहा है यहाँ बारिश के दिन वाला। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? क्या अनुमान लगा सकते हैं? चलो देखते हैं क्या अनुमान लगाते हैं इसके बारे में। कि हाँ भाई, अगर सतह ज़्यादा होगा, खुला होगा, तो जल्दी जल्दी होगा। अगर उसमें हवा भी तेज में अगर चल रहा है तो और जल्दी होगा, जैसे कि खिड़की के पास रखे थे खोल करके, तो और जल्दी होगा। अगर तापमान अगर बढ़ दिया जाए, धूप में अगर रख दिया जाए, तो और जल्दी होगा। तो यही सब असर डालता है, इसके बारे में बताएगा आगे। तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। हाँ, यही 3 मेन बात है। तापमान का प्रभाव मतलब धूप निकला हुआ है या फिर नहीं निकला हुआ है, यानी गर्मी उसको ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, ये। सतह का क्षेत्रफल, वो खुला हुआ है कि बिल्कुल बंद करके रखे हुए हैं, ये। और फिर मान लो कपड़ा पसारते हैं, तो कपड़ा को फैला के पसारते हैं, जल्दी सूख जाता है। और कपड़ा को सीधा ले आके समेट के रख देते हैं, तो जल्दी नहीं सूखता है, वही बता रहा है। और वायु की चाल, मतलब हवा अगर तेज चल रहा है तो जल्दी सूखता है ना, और वायु अगर हवा नहीं चल रहा होता है तो देर से सूखता है। तो यही तीनों मेन असर करता है वाष्पीकरण पे। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। किसके साथ बढ़ता है? देखो, इन तीनों के साथ बढ़ेगा। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, पहला यही है। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही प्रक्रिया मतलब सतह पे होने वाला, नीचे नहीं होता है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसा कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, बता दिए। दूसरा, तापमान में वृद्धि, ये दूसरा कारण है। अगर ये तापमान बढ़ेगा तब भी जल्दी जल्दी वाष्पीकरण होगा। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। तीसरा, आर्द्रता में कमी। आर्द्रता क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कम होगा, ये वाला बढ़ेगा, गति बढ़ेगा, इसको लास्ट में पढ़ेंगे। वायु की गति में वृद्धि, वायु जब तेज बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी होगा। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने के से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। सिंपल है। अब लिखो ये लास्ट वाला, आर्द्रता में कमी, ये तुमको समझा दिए। वायु में विद्यमान जलवाष्प, वायु में जितना जलवाष्प मौजूद है की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता का मतलब है कि हवा में कितना पानी है। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। खास तापमान पे खास मात्रा में ही जलवाष्प होगा। मतलब क्या हुआ? अगर कम तापमान है ना, तो हवा में कम पानी जाएगा, और अगर तापमान ज़्यादा है ना, तो हवा में ज़्यादा पानी जाएगा। ये हम लोग को नहीं बताते, ये नया है। अगर तापमान ज़्यादा है तो वो ज़्यादा घुल, ऐसे समझो ना। एक गिलास पानी लेंगे, एक गिलास पानी अगर ठंडा है तो एक चम्मच चीनी ही घुलेगा, और अगर उसी पानी को हम गर्म कर देंगे तो 2 चीनी पानी भी घुल जाता है। तो वही कह रहा है, अगर तापमान कम होता है तो कम पानी को सोखता है वो, और तापमान अगर ज़्यादा होता है तो हवा ज़्यादा पानी को ले लेता है, ऑब्जर्व करता है, नहीं जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कण की मात्रा पहले से ही अधिक होगी, ये तो तुमको समझा दिए। पहले से अगर हवा में पानी ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। तो ये आर्द्रता ज़्यादा होगा ना, मतलब पानी अगर हवा में ज़्यादा है तो वाष्पीकरण कम हो जाएगा, बाकी इन दोनों से बढ़ेगा। अब देखो आगे, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? मतलब वाष्पीकरण से ना ठंडा लगता है, ये हमको पता है। मान लो पानी हाथ पे गिरेगा तो ये जब पानी जब सूखता है तो ठंडा लगता है ना, तो यही बता रहा है कैसे होता है ऐसा, ये जानेंगे अभी हम। तो ये हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, लेकिन क्या होता है, कैसे होता है, ये जानेंगे। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। खुला बर्तन में अगर पानी हम रख देंगे, दूध रख दो, पानी रख दो, शहद रख दो, कुछ भी रख दो, धीरे धीरे वो वाष्प बनेगा। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। पानी से जब वाष्प बनता है तो अपने आसपास के चीज़ से गर्मी लेता है। जब गर्मी लेगा तभी ना उसका कण ज़्यादा तेज़ी से गति करेगा तो निकलेगा। तो जब गर्मी लेता है तो उस चीज़ को ठंडा कर देता है। मान लो यहाँ पे हम अपना हाथ रखेंगे,
ऐसे हाथ छोड़ ही दो, पानी रखो। तो पानी जब रखेंगे तो क्या होगा, पानी ना हमारे हाथ से गर्मी लेगा और उड़ेगा। तो उड़ेगा तो हमारे हाथ से जब गर्मी लग रहा है तो हमको क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। मान लो कोई ठंडा के टाइम में आदमी सोया हुआ होता है, तो हाथ जब टच करते हैं तो बाहर से जो आदमी आता है उसका हाथ ठंडा रहता है, तो जैसे टच करता है तो उसका गर्मी इसके अंदर आता है ना, तो उसका हाथ हमको क्या लगता है, ठंडा लगता है ना। क्यों? क्योंकि उसका ठंडा हाथ हमारे बदन से गर्मी ले रहा है। वैसे ही जब पानी गिरता है तो पानी क्या करता है, हमारे हाथ से गर्मी लेता है, तो जैसे गर्मी लेगा तो हमको क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। तो इसीलिए वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, शीतलता होती है। इस तरह आसपास से ऊर्जा को अवशोषित होने के कारण, मतलब ऊर्जा को खींचने के कारण शीतलता हो जाती है। समझ में आ गया होगा क्यों होता है। जब आप एसीटोन तो बहुत ठंडा लगता है, नाखून निकालने वाला होता है, देखना लगेगा। जब पेट्रोल भी अगर हाथ पे लगेगा, देखना एकदम ठंडा कर देगा तुरंत। वो क्या करता है, वो जल्दी से गर्मी लेता है और तुरंत भाप बन जाता है। एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाता है, ये बता दिए, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है, मतलब ठंडा लगता है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद, तेज धूप वाला गर्म दिन होता है, तेज धूप वाला गर्म दिन, लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। ये तो होता ही है, छत वगैरह पे पानी हम लोग डालते हैं। क्यों डालते हैं? पानी डालने पे क्या होगा, वो फर्श से ना गर्मी लेकर के भाप बनेगा और क्या होगा, वो फर्श को ठंडा कर देगा। क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? तो बहुत सारा उदाहरण होता है, खास करके वो यूज करते हैं ना कूलर में, तो कूलर में भी यही चीज़ काम करता है। कूलर भी क्या करता है, शायद इसमें दिया होगा, नहीं दिया होगा तो बताते हैं। कूलर में क्या होता है, देखते हैं, अगर नहीं दिया होगा तो लास्ट बता देंगे। ऐसे कूलर में यही काम होता है ना। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? अब यहाँ पे सूती कपड़ा के बारे में बात आ गया, तो ये सूती कपड़ा भी ना वाष्पीकरण से जुड़ा हुआ है। सूती कपड़ा क्या करेगा, जल्दी जल्दी वाष्प बनाता है। क्योंकि जल्दी जल्दी वाष्प बनाता है, इसलिए हम गर्मी में सूती कपड़ा पहनते हैं। अब वाष्प को अवशोषित करेगा ना, तो हमको ठंडा लगेगा। तो हम गर्मी में तो चाहते हैं ना हम ठंडा लगता रहे, इसलिए हम सूती कपड़ा पहनते हैं। कैसे करता है ये देखो, शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मी में हमें ज़्यादा पसीना आता है। हाँ, पसीना तो आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है, तो हमारा बदन उससे ठंडा भी होता है। पहले भी हम क्लास में पढ़ चुके हैं बहुत बार ये सब चीज़। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। ये तो हम बता ही दिए कि पसीना जो होता है ना, वो क्या करेगा, या कोई भी चीज़ होता है जो हमारे बदन पे सटता है तो हमारे यहाँ से गर्मी लेगा, वाष्प में बदलेगा तो ठंडा लगेगा। तो पसीना भी जब निकलता है तो पसीना भी क्या होगा, जब वाष्प बनेगा तो गर्मी लेगा तो हमारे अंदर का गर्मी वो सोखेगा तो ठंडा लगेगा। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से वाष्पित हो जाती है। तो वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा मतलब जितना ऊष्मा उसको चाहिए ना वाष्प बनने के लिए, उतना ऊर्जा पढ़ा चुके हैं ये वाला, जितना ऊष्मा चाहिए उसको वाष्प बनने के लिए उतना ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, मतलब उतना खींच लेता है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है, इजी है, ठंडा हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ा में जल का अवशोषण अधिक होता है, बस इतना ही काम है। सूती कपड़ा, अगर मान लो कपड़ा हम पहनेंगे, प्लास्टिक रख देंगे तो प्लास्टिक तो पानी को आने ही नहीं देगा, तो जब आएगा ही नहीं पानी तो वाष्प कहाँ से बनेगा, जो वाष्प नहीं बनेगा तो हमको गर्मी लगता रहेगा, ठंडा नहीं लगेगा। तो सूती कपड़ा रखेंगे तो क्या करेगा, पसीना को जल्दी खींच लेगा। प्लास्टिक है या कॉटन पॉलिस्टर है तो जल्दी नहीं खींचता है वो, तो उतना हमको ठंडा नहीं लगता। लेकिन सूती कपड़ा जैसे लेंगे ना, तो जैसे पसीना आएगा वो सोख लेगा, और सोखेगा तो वो क्या करेगा, फिर वहाँ से वाष्प बनेगा और हमारे बदन को ठंडा करेगा। तो इतना काम क्या है इसका, सूती कपड़ा का अवशोषण अच्छा से कर लेता है पानी का, इतना ही काम है इसका। इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। न बर्फीले जल से भरे गिलास, ये तो काम खत्म हो गया वो सूते कपड़ा का, बस इतना ही काम है कि चूंकि ये पानी को सोख लेता है आसानी से तो वाष्पीकरण में मदद करता है, इसलिए हम गर्मी के दिन में इसको पहनते हैं। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? बचपन में तो बहुत तंग किया था हमको, हालांकि बाद में बहुत अच्छा लगने लगा। होता क्या है देखो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, बर्फीला जल मतलब एकदम ठंडा बर्फ वाला जल, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती है। तो अगर मान लो ये गिलास निकाल के रखें तो बाहर पानी आ जाता है, तो हम सोचते थे कि पानी बाहर कैसे निकल गया, तो असल में पानी बाहर नहीं निकलता है। क्या होता है देखो, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर हवा में जो पानी था ना, जब वो इस गिलास में सटता है, हवा में जो पानी भाप की तरह है, वो जब गिलास में सटता है तब क्या होता है, वो भाप से पानी बन जाता है। वो भाप से ठंडा होके पानी बनता है और वो पानी
कि ग्लास के चारों तरफ पानी लग जाता है, तो वो बाहर का पानी होता है, ग्लास के अंदर का पानी बाहर निकलता नहीं है, और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है। और फिर क्या होता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, बस इसको थोड़ा सा देख लेना है। ये लास्ट है, बोले थे ना 5 अवस्था होता है, वो पढ़ के ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्था की चर्चा कर रहे हैं, मतलब इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है पहले ये देखो। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले, मतलब बहुत ज़्यादा ताकत वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं, मतलब बड़ा ज़्यादा उत्तेजित होता है। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होता है। आयनीकृत गैस मतलब क्या होता है, ऐसा कण गैस होता है जिसमें ना इलेक्ट्रॉन वगैरह खोया होता है, Na+Cl- जो पढ़ाते हैं ना उस टाइप से होता है इसमें है। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में, ये दोनों बल्ब का एक टाइप है, गूगल करके देखना कैसा होता है, समझ में आएगा, में प्लाज्मा होता है। ये जो अंदर नजर आता है ना, प्लाज्मा ही नजर आता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। याद रखना, नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस होगा और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या दूसरा गैस होता है। और हीलियम वगैरह क्या होता है, आयनीकृत, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन खोया हुआ होता है या पाया हुआ होता है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाता है, मतलब इसे चार्ज आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चलते। इलेक्ट्रॉन कैसे, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रॉन पर असर डालता है जिससे वो आयनीकृत होता है। विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जाता है तब। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा बनता है। तो ये जब जैसे वो कण आवेशित होगा ना तो वो चमकीला प्लाज्मा बनेगा। जैसे ठोस द्रव होता है ना, वैसे प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा एक पदार्थ का टाइप है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है, खास तरह का चमक होता है, मतलब ऐसे समझो ना, चमकीला जगह जो होगा वहाँ पे प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। तो सूरज जो तारा इतना चमकता है तो प्लाज्मा के चलते ही चमकता है। चांद प्लाज्मा के चलते नहीं चमकता है, सूरज का जो रोशनी पड़ता है ना उसी चलते चमकता है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। तापमान ज़्यादा होता है इसलिए तारा में भी क्या होता है, प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा क्या होता है ऐसा समझना सर, जहाँ बहुत ज़्यादा चमक वगैरह होता है ना, बहुत ज़्यादा तापमान वगैरह होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, ये नज़र हमको आ सकता है। बल्ब वगैरह में भी नजर आएगा, तो वहाँ पे आयनीकृत गैस के चलते वो होता है। और सूरज वगैरह पे क्या होता है, तो वहाँ पे तापमान वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, इसी चलते यहाँ पे ये वाला प्लाज्मा वाला जो अवस्था है वो बन जाता है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी, मतलब कुछ गिनती किया था, कुछ कैलकुलेशन किया था, कुछ हिसाब वगैरह किया था। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की। तो ये जो डाटा इकट्ठा किया था ना, तो इसको आइंस्टीन देख करके ये भविष्यवाणी किया था, मतलब बताया था कि ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा होगा, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। तो उसको देख के बताया था कि एक और अवस्था पदार्थ का हो सकता है, हम पता कर सकते हैं। आइंस्टीन बनाया इसके डाटा के आधार पे, सत्येंद्र नाथ बोस के डाटा के हिसाब से। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग किटरले और कार्ल ई वेमैन को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा इनाम होता है, सबसे बड़ा समझो सम्मान होता है। तो ये दिया गया था अमेरिका के 3 वैज्ञानिक को, जो कि ये जो बताए थे ना इतना पहले 1920 में, 2001 में आकर के वो दिखा दिया कि देखो ये है तुम्हारा BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग, मतलब ये होता है ना कि एक पेंसिल है, इसको 10 टुकड़ा में बांटेंगे तो इतना बड़ा टुकड़ा होगा, 100 टुकड़ा में बांटेंगे तो इतना छोटा होगा। तो वैसे ही गैस जितना पतला है ना, उसका 1,00,000वां टुकड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा पतला घनत्व वाली गैस को, समझ में आ रहा है, गैस तो ऐसे ही इतना पतला है, उसमें 1,00,000 हिस्सा करो इसका, इतना पतला हो जाएगा तब जाके बनेगा। बहुत ही कम तापमान, उसमें तापमान भी बहुत कम करना है, ठंडा करने से BEC प्राप्त होता है। तो याद क्या रखेंगे सर, गैस के 1,00,000वां हिस्सा के इतना पतला गैस और कम तापमान पे जाके हमको BEC मिलेगा। www.chem4kids.com पर लॉग ऑन करके पदार्थ की 4थी अवस्था, 5वीं अवस्था की और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस पर जाके सर्च करने में पता चलेगा, लेकिन ये खुलता ही नहीं है वेबसाइट।